IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, मैंने नोटिस किया है कि अक्सर हमारी जो चर्चाएं होती है वो किताबों और लेख पर आधारित होती है, तो क्यों न इस बार कुछ अलग करें। जैसे कि हम लोग कुछ निजी निराले अनुभवों के बारे में बात करते हैं। और एक चीज जो मुझे हमेशा से फील हुई है कि चाइना में एक भारतीय को रहना कैसे फील होता होगा। हम लोगों ने 2 एपिसोड किए हैं चाइना के बारे में, पर हम लोगों ने एकेडमिक तौर पे समझा है चाइना के समाज, सरकार, बाजार को, लेकिन अनुभव कैसा रहा है किसी का वहां पे रहने में, उसके बारे में क्यों ना चर्चा करें आज। जैसे ग्राउंड रिपोर्ट टाइप्स। हाँ, यस यस। चलो ये तो बहुत बढ़िया है। तो हमारे साथ है ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए, हमारे साथ है सनी मेवाती। सनी एकेडमिक डायरेक्टर है सनराइज इंटरनेशनल एजुकेशन में, और वैसे कानपुर से हैं, 2013 से चीन में रहते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं चाइना में। तो हम लोगों ने सोचा सनी से ही बात किया जाए। मैंने सनी से पहले ट्विटर पर, मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो काफी कुछ देखा है, वो चाइना के बारे में बात करते रहते हैं, तो उनसे ही बातें करते हैं सौरभ आज, और चाइना को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सनी, आप हमें ये बताएं, आप कानपुर से चीन कैसे पहुंच गए? ओह, कोई क्लियर स्टोरी नहीं है। हमने अपना इंजीनियरिंग खत्म करी थी तंजौर में, पेरियार यूनिवर्सिटी में। हाँ। उसके बाद मास्टर्स डिग्री ढूंढ रहे थे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, तो हमने कई जगह अप्लाई किया। एक बात में पीकिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। एटलीस्ट रैंकिंग्स में काफी नाम था उसका, पीकिंग यूनिवर्सिटी का। उनका शेंजन में एक ऑल इंग्लिश प्रोग्राम था HSBC बिजनेस स्कूल में। और चाइना ऐसे पहुंच गए कि इससे अच्छी स्कॉलरशिप कहीं नहीं मिली। अच्छा। मतलब ये तो थैंक यू चाइनीज गवर्नमेंट कि मेरा ट्यूशन और काफी हद तक लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो बहुत कुछ वो स्कॉलरशिप, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की स्कॉलरशिप से कवर्ड था। बड़ा अच्छा कंट्रोवर्शियल सी बॉडी है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, बहुत स्कॉलरशिप देती है नेशनल स्टूडेंट्स को। हमें भी एक फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप दी थी उन्होंने। तब तो सिर्फ 2 साल के प्लान से आए थे कि मास्टर्स डिग्री खत्म करेंगे इकोनॉमिक्स में, उसके बाद PhD करने निकल जाएंगे अमेरिका। अभी भी प्लान है वो, लेकिन वो हर साल फिर 1 साल और टल जाता है। और आप तब से उसके बाद जॉब करने लग गए चाइना में? बिल्कुल। यहाँ चाइना में मास्टर्स डिग्री जो है वो 3 साल की होती है मोस्टली। तो 2013 से 2016 तक हमने वो डिग्री खत्म करी। उसके बाद 16 से यहीं 2 साल शेंजन में, और अब 1 साल 2 महीने से बीजिंग में जॉब कर रहे हैं। ओके। और वहां पे थे ही तो चाइनीज वाइनीज सीख ली पढ़ते पढ़ते ही, या अंग्रेजी में ही काम चला रहे हो अभी तक? क्योंकि आपने ऑल इंग्लिश प्रोग्राम ज्वाइन किया था, राइट? तो पढ़ाई तो अंग्रेजी में ही थी। ये इकोनॉमिक्स का सारा इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में ही था, लेकिन साथ में हम लोग की क्लासेस थी चाइनीज में। और ग्रेजुएशन के बाद हमने अलग से भी क्लासेस ली थी चाइनीज लैंग्वेज की, क्योंकि जैसे प्रणय ने अभी क्लियर किए हैं HSK एग्जाम्स, वो HSK एग्जाम्स क्लियर करने से थोड़ा वीजा प्रोसेस में भी आसानी रहती है। अच्छा। और एक क्रेडेंशियल सा हो जाता है, वरना शर्म आएगी बताने में कि इतने साल रहे हैं चाइना में और लैंग्वेज नहीं सीखी। ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आप अंग्रेजी में काम चलाते हो कि चीनी में? चाइनीज में। मेरी चाइनीज में काम कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी है, हमें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे अगर हम कानपुर में रह के हिंदी का इस्तेमाल करके रोजमर्रा के सारे काम कर लेंगे, उसी लेवल पे हम चाइनीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस प्रोफेशनल फ्लुएंसी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जाके बोल सकते हो भैया छुट्टा दे देना। हाँ, अगर कैश इस्तेमाल करते हो तो। अच्छा। हाँ, ये तो हम आपसे पूछेंगे कि कैश कितना इस्तेमाल करते हैं आप। तो बताओ ना, मतलब एक टिपिकल दिन कानपुर में आपका दिन कैसे रहता है? वो तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे श्रोताओं को पता होगा, हमको भी समझ में आएगा, एक अंदाजा होगा रफली दिमाग में कि कानपुर में कैसा। चाइना में आपका दिन कैसा होता है रोज का? अगर जॉब मिला के देखें तो टिपिकल दिन कोई डिफरेंट नहीं किसी इंडिया में एक व्हाइट कॉलर ऑफिस वर्कर का जैसा दिन हो। सुबह सुबह पहले उठे, पहला काम किया, कॉफी बनाई, फ्रेंच प्रेस निकाला, कॉफी पी, नहाए धोए। हम ऑफिस के पास में रहते हैं, पैदल आ गए ऑफिस तक। सुबह से काम शुरू किया। मेरी टीम है यहाँ 4 लोगों की। अच्छा। थोड़ा हम लोगों ने रिव्यू किया अब क्या करना है आगे जाके। तो टीम में जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी है, चीनी है, बाहर के और नेशनैलिटीज के हैं, कहाँ के हैं? 2 तो अमेरिकन हैं और अच्छा।
2-3 और जो इंटर्न्स हैं वो चाइनीज हैं, तो काफी एक मल्टी कल्चरल सी टीम है। बची हुई पूरी जो कंपनी, एकेडमिक डिपार्टमेंट छोड़ के बची हुई जो कंपनी है, दे आर ऑल चाइनीज। ओके, और एकेडमिक डिपार्टमेंट में क्यों उन्होंने विदेशियों को रखा है? क्योंकि आप लोगों की अंग्रेजी अच्छी है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आप लोग, इसीलिए क्या? हम लोग को ऐसे जो एक्सपीरियंस है, हमें जैसे बिजनेस केस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का काफी एक्सपीरियंस है कॉलेज से। अच्छा। तो उस वजह से हम बिजनेस केस कंपटीशन की जो लीग है उसको देखते हैं। डिबेट का हमें काफी एक्सपीरियंस है हाई स्कूल और कॉलेज से। जो मेरे साथ, जो मेरे टीम में 2 और हैं, वो यूएस में बहुत अकॉम्प्लिश्ड डिबेटर है। मतलब एक तो जो एम्प्लॉय है उसका नाम है लॉरेंस, वो तो 2014 में जो लिंकन डगलस फॉर्मेट का नेशनल चैंपियन रह चुका है। अच्छा, तो ये, और वो डिबेटिंग वहाँ चाइनीज में हो रही है कि अंग्रेजी में? इंग्लिश में। हम लोग अमेरिकन स्टाइल डिबेट चलाते हैं। अच्छा। चाइनीज डिबेट का भी कल्चर है और वो सेपरेट इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी है। अच्छा। इंग्लिश डिबेट से बहुत बड़ी कंपैरिजन में। ओके, तो जैसे अगर हिंदुस्तान में कोई चाइनीज डिबेटिंग सीखने चाहेंगे तो हम शायद चाइनीज लोगों को हायर करेंगे, उस तरह से उन्होंने विदेशी लोगों को हायर किया है थोड़ा अंग्रेजी डिबेटिंग कल्चर के लिए। उसी तरह से एक जो खुद अकॉम्प्लिश्ड और मतलब एक एक्सपीरियंस डिबेटर्स हों। बिल्कुल। और जब आप जाते हैं अपने घर से ऑफिस तक चलते हुए, तो फुटपाथ में देखना पड़ता है कि नीचे कोई मैनहोल खुला हुआ तो नहीं है? कभी नहीं। मैं सब चीजें पूछ रहा हूँ जो कानपुर में देखनी पड़ती है। नहीं सौरभ, सनी ने एक बात बोली, वो उनको कानपुर से कहीं ज्यादा सेफ चाइना के छोटे छोटे शहरों में लगता है रात भर चलना भी। अच्छा, तो वो एक बड़ा डिफरेंस है। मतलब तुम कानपुरी हो के कानपुर में सेफ तुमको नहीं लगता है? जाना था तुम पर सनी। कानपुरिये हैं इसलिए कानपुर में सेफ फील नहीं होता। कोई बाहर से आए तो उसको शायद सेफ फील हो भी जाए। बचपन से पले बड़े वहां पे, जानते हैं अच्छे से। वो तो इग्नोरेंस है ना बेसिकली फिर। बिल्कुल। ठीक, तो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है तुमने सनी चाइना में? मतलब तुमने शेंजन में पढ़ाई करी, बीजिंग में अभी रह रहे हो, लेकिन तुम क्योंकि ये एकेडमिक लाइन में हो जहाँ डिबेट्स देखते हो, तो अलग अलग जगहों पे स्कूल कॉलेजेस होंगे जहाँ जाते होगे, तो कितने शहर देखे हैं तुमने चाइना के? हमने पढ़ाई करते करते ही पहले एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया एज अ टूरिस्ट। मतलब अच्छा, निकल गए अगर छुट्टी है 3-4 दिन की, वो में तो बड़ी स्टैंडर्ड जो टूरिस्ट जगह नहीं होती, गोयलिन चले गए, खुनमिंग, ये युन्नान जो शियान म्यांमार के पास जो जगह है, शियान तो 2-3 बार गए हैं, वो तो काम के सिलसिले में भी गए हैं। अच्छा। उसके अलावा चाइना में जहां पे भी अच्छे पब्लिक स्कूल्स और अच्छे नेशनल स्कूल्स हों, वहां जाना आना लगा ही रहता है। तो शंघाई मल्टीपल टाइम्स, शियान, वुहान मल्टीपल टाइम्स। और अरे वुहान, जहाँ वो वुहान मास्टर वाली कुंफू मूवीज आती हैं जहाँ की, हाँ वही वाला वुहान है ये? वुहान, ये वो वाला वुहान है जहाँ ये प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जहाँ वुहान संवाद टाइप हुआ था, भाई वुहान स्पिरिट और ये सब। हाँ हाँ, वो वाला वुहान, वुहान की आत्मा। सेंट्रल चाइना में बहुत बड़ा शहर है, मतलब छोटे मोटे कंट्री के साइज का। ऐसे चाइना में शहर कितने हैं, तुमको अंदाजा है क्या कुछ? मेरे हिसाब से 1 मिलियन और प्लस की पॉपुलेशन के तो कम से कम 300 शहर होने चाहिए। मतलब 10 लाख वाले हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से कुछ 50 है। कम से कम 300 तो होने चाहिए यहाँ पे। तो कंपैरिजन के लिए वहां पे ऐसे 6 गुना शहर हैं हिंदुस्तान से, जो कि 10 लाख प्लस हैं। हाँ, उनमें से एक इंटरेस्टिंग शहर मुझे लगता है सनी, चोंगछिंग, राइट, इफ आई एम गेटिंग द प्रोनाउंसिएशन राइट, जो एक सेंट्रल सिटी है और जिसके बारे में हम बहुत कम सुनते हैं, पर वो भी काफी बड़ा शहर है। बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत भी शहर है। तो ये ज्यादातर शहर सनी तुम्हारी वैसे इंप्रेशन रहता था हिंदुस्तान में भी, तुमने क्योंकि तुम कानपुर से हो, तुमने पढ़ाई तंजौर में की है, तो हिंदुस्तान में तुमने देखा भला है ठीक से। तो हिंदुस्तान के अलग अलग शहर, ठीक है, कानपुर जैसा भी है शहर एक है, तंजौर एक अलग टाइप का, तमिलनाडु के शहर एक अलग टाइप के शहर होते हैं। तो चाइना में कैसा ऐसा लगता है जैसे कि अरे ये मैं इधर आ गया हूं तो ये इस स्टेट के शहर अलग टाइप के दिखते हैं, इस जगह के शहर अलग टाइप के दिखते हैं, यहाँ ऑलमोस्ट सारा चाइना थोड़ा यूनिफॉर्म टाइप का है जैसा हमारा थोड़ा फीलिंग रहता है दूर से? काफी डाइवर्सिटी है, खास तौर डाइवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उतनी डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट जो जैसे जो स्टेट हैं उनके कम से कम कैपिटल और 1-2 जो बड़े शहर हैं वो तो बहुत अच्छा डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अच्छा अच्छा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उतना डाइवर्सिटी नहीं दिखती है, लेकिन लैंग्वेज में, खाने में और कल्चर में और टेम्परेचर में, वेदर में बहुत डाइवर्सिटी है, काफी ज्यादा। तो ये जैसे नॉर्थ इंडियन को लगता है कि सब साउथ इंडियन सब डोसा खाते हैं जैसे, है ना, तो उनको लगता नहीं है कि साउथ इंडिया में 50 तरीके की क्विजीन बनती है। वैसे हमको तो लगता है सारे चाइनीज लोग चाइनीज खाना खाते हैं। चाइनीज खाने में भी इतनी डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे अच्छा, अगर कोई
जिसने अपनी पूरी लाइफ साउथ में गुजारी है, उसने कही है नूडल्स कभी खाए ना हो अपनी जिंदगी में। हाँ। और या किसी चाइनीज जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक्सट्रीम नॉर्थ में गुजारी हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट में रशिया के पास जो है, अच्छा, उसने अपना प्रेडोमिनेटली चावल ही खाया है। ओके। जिसको हम लोग चाइनीज में दोंगबे कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, और जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जिस एरिया को मंचूरिया कहते थे। अच्छा, ठीक। नॉर्थ ईस्ट के 3 प्रोविंस जो हैं, वो नॉर्थ में तो नूडल्स खाए जाते हैं, व्हीट ईटिंग कल्चर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी चावल बहुत पैदा होता है। उनको चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नॉर्थ ईस्ट राइस जो है वो पॉपुलर है चाइना में एज अच्छा क्वालिटी का। तो किसी ने अगर अपनी पूरी जिंदगी नॉर्थ ईस्ट में गुजारी हो तो उसने प्रिडोमिनेटली चावल ही खाया है पूरे लाइफ, इवन दो जरा सा अगर साउथ में जाए तो वहां नूडल्स हैं। और सिचुआन में आते आते एकदम तीखा खाना भी मिलता है ना, इंडियन टाइप का। बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन खाना माउथ नंबिंग नहीं होता है, मतलब नम नहीं हो जाते हैं अपने लिप्स खा के। वहां सुन्न हो जाता है मुंह एकदम। हाँ, ये वो मुंह सुन्न होने वाला स्पाइस है कि फीलिंग नहीं रह जाती लिप्स में कोई भी। अरे बाप रे। तो वही कितनी वैरायटी है। तो इसी बारे में मुझे ये भी पूछना था सनी। तो हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को, मैंने सोचा हम लोग चीन के समाज, सरकार और बाजार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ना शुरुआत तो कर ही दी है समाज के बारे में समझने की। तो पहले तो मुझे ये पूछना था कि अक्सर बातें किस तरह शुरू होती है दो अनजान लोगों के बीच चाइना में? आपने ऑब्जर्व किया है? जैसे हम लोग यहाँ पर अक्सर क्रिकेट के बारे में बात कर लेंगे या फिर राजनीति के बारे में तो अक्सर बातें करते ही रहते हैं हम लोग। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन रहा है आपका? मेरे ऑब्जर्वेशन में तो, और मेरा ऑब्जर्वेशन बायस इसलिए होगा कि दो चाइनीज के बीच में कैसे बातें शुरू होती हैं, ये शायद मेरे उतना सिमिलर ना हो। बिल्कुल। लेकिन एज अ फॉरेनर हमको तो 4-5 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक ही लिस्ट में होते हैं वो सारे सवाल। भाई आप कहाँ से हैं? इंडिया, बता दिया। शादी हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा। चाइना कितने साल पहले आए? कब से रह रहे हैं? जैसे हम लोग को बताते हैं हम 7-8 साल से यहीं हैं, काफी उनका एटीट्यूड बदल जाता है कि हाँ भाई टूरिस्ट नहीं है, ये यहीं काम करता है, 7 साल से यहीं है। और सैलरी कितनी मिलती है? बड़ा कॉमन सवाल है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा। अच्छा, यहाँ सीधा? इसको बिल्कुल रूड नहीं समझते हैं पूछने में कि आप कमाते कितना है, उम्र कितनी है। तो जैसे पूछ लिया कि भाई आपके कद कितना है टाइप से, है ना, दिख ही रहा है हमको। बिल्कुल उम्र कितनी है। हाँ। और उसके आगे सीधे लड़की का रिश्ता तो नहीं आने वाला होता है? अब तक तो नहीं आया है अभी तक नहीं आया है। लेकिन उसके बाद फॉरेन, जैसे ही हमने कहा हम इंडिया से हैं, तो बड़ा कॉमन सा सवाल है कि भाई इंडिया चाइना में फर्क क्या है? इंडिया बेटर है कि चाइना बेटर है? किस मामलों में चाइना बेटर है? वो यही सुनना चाहते हैं, किस मामलों में चाइना बेटर है। बेटर है ये तो पता ही है हमें, पर किन मामलों में है ये बता दीजिए। कि हाँ भाई इंडिया से चाइना कैसे आ गए आप। और चाइनीज लोगों के, जो नॉर्मल जो चाइनीज लोग हैं, उनके काफी स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन है इंडियंस के बारे में, और वो सारे अच्छे स्टीरियोटाइप्स हैं कि मेहनती होते हैं और वेरी स्मार्ट। अमेरिका निकल जाते हैं जैसे ही मौका लगे, अमेरिका में जाके बड़े सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा। और हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। इस तरह के बड़े अच्छे स्टीरियोटाइप्स हैं इंडियंस के मामले में। तो हमने काफी अपने बेनिफिट के लिए यूज किया है इन स्टीरियोटाइप्स को। उनको लगता है कि हाँ भाई दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। आईटी में बहुत से इंडियंस हैं, जो स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप्स हम और आप जानते हैं इंडियंस के बारे में होते हैं लोगों को, वो भी वो शेयर वही है यहाँ। खास तौर से अगर आप ये शहर देखें, जो इन चाइना में इंडियंस की परमानेंट पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी की माइग्रेटिंग पॉपुलेशन है, आते जाते रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में। ओके। और बिजनेस के सिलसिले में खासतौर से यहाँ सामान खरीदने के लिए बल्क में बिजनेसमैन जो है, कोई भी, अगर आप न्यू दिल्ली से हांगकांग की फ्लाइट देखें रात की, इट्स ऑल फुल ऑफ बिजनेसमैन जो चाइना आ रहे हैं, उनके बिजनेस यहाँ पे सामान खरीदने के लिए। तो जो ये शेंजन बेजिंग में लोगों का इंप्रेशन है कि हाँ भाई दे आर बिजनेसमैन, यहाँ या तो डायमंड्स बेचने आए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने आए हैं, और वही अपने काम से काम रखते हैं, यहाँ आके बिजनेस करते हैं और फिर चले जाते हैं वापस। और सनी, आप बोल रहे थे ना कि कैसे छोटे छोटे शहरों में भी आपको भारतीय लोग मिले हैं और उससे आप अचंभित हुए थे, तो ये कैसे हुआ? इसका हमें भी कोई अंदाजा नहीं है। हमें छोटे छोटे शहरों में इंडियंस मिले यहाँ पे, और हमें चाइना के बाहर छोटे से छोटे शहरों में चाइनीज भी मिले हैं। तो हमें तो बड़ा कॉमन से कैरेक्टरिस्टिक लगता है ये कि कोई भी शहर हो छोटा मोटा, वहां एक इंडियन रेस्टोरेंट, एक इंडियन फैमिली तो मिल ही जाती है। अच्छा। यहाँ जैसे अभी हमने प्रणय को बताया था, हम दालियन गए थे एक स्कूल में, वहां मेरे ऑफिस के बिल्कुल नीचे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उसका नाम है गेंजीज इंडियन रेस्टोरेंट, रिवर गंगा के नाम पे। अच्छा। वहां हम रेगुलरली जाके बुफे खाते हैं कभी कभी। तो
वो हमको जानते हैं अच्छे से। हम दालियन गए थे एक स्कूल में, दालियन मेपल लीफ, एक कैनेडियन स्कूल है, उसकी ब्रांचेस है चाइना में, दालियन मेपल लीफ। वहाँ एक मीटिंग में गए थे, उसके बाद वहीं हमने मॉल के नीचे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। वहाँ खाना ना खाने के बाद जब बिल दे रहे थे तो हमने उन्होंने पूछा हमसे कि आप बीजिंग में भी, जहाँ भी आप रहते हैं, हमने बताया बीजिंग में रहते हैं, वहाँ आप कौन से इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब हमने बताया गेंजीज, तो उन्होंने कहा कि वो उनका छोटा भाई चलाता है यहाँ पे गेंजीज। अच्छा। और तब स्ट्राइक किया कि हाँ भाई, इनकी शक्ल भी बिल्कुल मिल रही है, मुंह हटा दे तो एक ही है दोनों। ओके। और ऐसा बहुत कॉमन है। जैसे हम जब शेंजन में रहे थे 5 साल, तो शेंजन में बड़ी इन्फ्लुएंशियल इंडियन फैमिली है, तेवानी फैमिली शायद। अच्छा। इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस कि वो बिजनेस कर रहा है पिछले 20 साल से। उनकी वही स्टोरी है, पहले 2 बड़े भाई थे, वो आए, फिर उनके और 2 रिश्तेदार, फिर फैमिली में और जितने भी थे, ऐसे करते करते जो है वो आधी ज्यादा फैमिली अब शेंजन में ही रहती है। ओके। और उनके बिजनेस इंटरेस्ट चलते हैं फ्रॉम बिजनेसेस टू इंडियन रेस्टोरेंट टू इंडियन एवरीथिंग। और इंडियन खाने का शौक चाइनीज लोगों में काफी है क्या? क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तानी लोग खाएंगे तो कहाँ से धंधा चलेगा? उसी तरीके से जिस तरीके से इंडियंस को शौक है चाइनीज खाना खाने का, कि वो इंडियन चाइनीज खाना खाते हैं, चाइनीज खाना नहीं। राइट। तो वहाँ इंडियन खाने को थोड़ा चीनीफाई कर दिया है। तो इंडियन, मेरे ऑब्जर्वेशन में जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जो बड़े शहरों में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें तो उनका कस्टमर बेस जो है वो इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं और चाइनीज भी हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि चाइनीज बिल्कुल ही इग्नोरेंट हो इंडियन फूड के मामले में। जो चाइनीज, जो ग्लोब ट्रॉटिंग चाइनीज पॉपुलेशन कह लीजिए, जो घूमती फिरती रहती है, जिन्होंने दुनिया देखी है, उनको इंडियन खाने का एक्सपीरियंस भी है, काफी एक्सपीरियंस है इंडियन खाने के बारे में। उनको पता है दाल में रोटी कैसे खाते हैं। अब सही तरीका ना मालूम है दाल में रोटी खाने के, लेकिन ये जानते हैं दाल और रोटी है क्या। चलो ठीक है। जो छोटे छोटे शहरों में मेनली एक जो छोटी सी इंडियन कम्युनिटी, उसके लिए, और बाकी नॉवेलिटी हो गई उन लोगों के लिए कि हाँ भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट, चलो आज वहां जाके खाते हैं, लेट्स सी हाउ दैट एक्सपीरियंस गोस। राइट। कभी लेकिन वहां ऐसा तो नहीं ट्राई करते ना कि नूडल्स के साथ दाल मखनी सर्व करेंगे? नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ऐसे जो ये हाइब्रिड खाना है, चाइना में गोभी मंचूरियन का कोई इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ, वैसा नहीं है। हाँ, हम तो यहाँ जोक करते हैं कि ये चाइनीज प्रेसिडेंट आता है तो कभी उसको शॉक करना है तो हमको उसको गोभी मंचूरियन खिला देना चाहिए। हम तो बड़ा मिस करते थे गोभी मंचूरियन को। तो कभी हिमाकत नहीं करी कभी सरकार ने करने की, पर कभी उनको गोभी मंचूरियन खिलाना चाहिए। इंडियन चाइनीज कम्युनिटी वो एक इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन डिजर्व करती है सच में। उनका अपना अलग ही कल्चर है। बिल्कुल। और वो बहुत समय से भी हैं हिंदुस्तान में, तो उन्होंने एक अलग ही चीज बनाई है वो तो। हाँ, वो बहुत बहुत पहले से है। ठीक, तो और बताइए, चाइना की काफी अलग अलग खास बातें हैं, राइट? तो जैसे एक जो चीज है, चाइना इतना जल्दी से, जैसे आपने कहा 300 शहर बन गए हैं, तो लेकिन 20-25 साल पहले तो चाइना भी गांव प्रधान देश था, जैसे हिंदुस्तान आज है, और अभी कम हो रहा है, पर जैसे हिंदुस्तान था रादर। तो अचानक से काफी सारे लोग होंगे वहां जो कि फर्स्ट टाइम जो लोग बोलते होंगे हाँ मैं छुट्टी में गांव जाता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स गांव में होंगे, बड़े गांव में हुए होंगे, और अभी सडनली, और वैसे लोग भी होंगे जो भी सेकंड या थर्ड जनरेशन शहर वाले होंगे जी। तो कुछ फर्क होता है? जैसे बॉम्बे में काफी स्नूटी होते हैं, ये घाटी लोग हैं, हम शहर वाले हैं, उस टाइप का चीज वहां पे चाइना वाइड है क्या, या फिर कुछ फर्क नहीं दिखता है? सब शहरीकरण काफी हड्डियों तक पहुंच गया लोगों की। ये डिफरेंस मेरे एक्सपीरियंस में तो एक शहर है बस चाइना में जहां कोई इनसाइड और आउटसाइडर का डिफरेंस नहीं है, वो है शेंजन। अच्छा। क्योंकि वो इमिग्रेंट सिटी है। वो 30 साल पहले गांव था 30,000 लोगों का, अब वो शहर है। अच्छा। तो वहां जो है रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है, मूव करने में कोई भी जाके रह सकता है, और इतना डाइवर्स शहर है कि चाइना में अकेला कोई अगर इमिग्रेंट शहर है जहाँ पे कोई आउटसाइडर नहीं है। क्योंकि सब आउटसाइडर है, वो सिर्फ शेंजन है। मतलब दिल्ली जैसा कह सकते हो आप। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब दिल्ली, लेकिन फिर भी शहर था ना, वहाँ पुरानी दिल्ली वाले अपने आप को असली दिल्ली वाला समझते ही है ना प्रणय? या फिर वो जो 50 साल पहले रिफ्यूजी आए वो भी बोलते हैं कि हम दिल्ली वाले हैं। हाँ, पर काफी लोग क्लेम कर सकते हैं उस पर। काफी लोग क्लेम कर, लेकिन क्योंकि कैपिटल था इंडिया का इतने टाइम से, शहर तो था ही ना। तो हिंदुस्तान में एक्चुअली कोई ऐसी सिटी नहीं है जो कि एकदम गांव थी और बहुत बड़ा शहर बन गई हो 20 साल। बिल्कुल, एक भी नहीं है उस टाइप की, ऐसे ग्रीन फील्ड कहेंगे जैसे। मेरा जो एक्सपीरियंस है चाइना के लेके, वो मेरा इम्प्रेशन बहुत अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन इसलिए भी था कि मेरी शुरुआत शेंजन से हुई थी। वो बिल्कुल बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल साफ सुथरा शहर, कोई पुराना शहर नहीं है, हाईली प्लान्ड, बहुत, और कल्चरली बहुत लिबरल। रेगुलेशन वाइज लिबरल नहीं है, रेगुलेशन वाइज तो शेंजन इज द सिंगापुर ऑफ चाइना। अच्छा।
लेकिन कल्चरली बहुत लिबरल। हाँ, बेसिकली अगर आपने मतलब क्या कहते हैं कुछ मतलब आप कुछ भी करेंगे तो आपको कोई ज्यादा आंख दिखा के नहीं देखेगा। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि ये बाहर से लोग आके हमारे शहर का कल्चर खराब कर रहे हैं। हाँ वैसे ओके दैट वैसे तो लेकिन तो ये एक अलहदा है, बाकी 300 शहर हैं, तो बाकी 300 शहर का एक्सपीरियंस कैसा है? बाकी जो ये बड़े शहर हैं जैसे बीजिंग है, शंघाई, इसमें तो बहुत स्ट्रांग आइडेंटिटी है लोगों की। हम बीजिंगर हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा। हमारी जनरेशन यहीं से रह रही है और हमारे पास हुको है इस शहर का। अच्छा। लोकल रेजिडेंसी। तो होकू क्या होता है? वो एक लोकल रेजिडेंसी का सिस्टम है। जैसे यहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी है ना हेल्थ केयर की, वो सिटी लेवल पे है। अच्छा। तो बड़े बड़े शहरों में पब्लिक सर्विसेज, स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स वर्ल्ड क्लास हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो आपका जो सोशल इंश्योरेंस की डिलीवरी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, वो भी सिटी लेवल पे है। सिटी से सिटी शिफ्ट होता है वो। अच्छा। और जैसे है कि किसी दो लोग अगर शादी करनी है तो उनको उस शहर में वापस जाना पड़ेगा जहां उनकी फाइल है, समझ लीजिए कोट एंड कोट, जहां उनका हुको है, जहां वो मोस्टली जहां वो पैदा हुए थे। अच्छा। लोकल पासपोर्ट है, मतलब आप कह सकते हैं। लोकल पासपोर्ट था किसी जमाने में जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं थी। अब तो अगर मूव करना है चाइनीज को तो दे कैन इजीली गो एंड लिव इन एनी अदर सिटी, वो उसकी कोई परेशानी नहीं है। पर जॉब मिलेगा अगर आप हुको में नहीं हो? क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है कि हुको हो तो ही आपको जॉब मिलेंगे, या फिर आपको इनफॉर्मल सेक्टर में रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर ये सही नहीं है? प्राइवेट में नहीं। अच्छा। प्राइवेट जॉब ले सकते हैं। हाँ, एज अ रूल ऑफ थंब, मतलब अगर बहुत ही एजम्पशंस के साथ कहें तो प्राइवेट सेक्टर में कोई परेशानी नहीं है। वो तो एसओईज जो हैं उसमें कुछ हद तक अभी भी ये है कि हाँ भाई एसओई या हमारे पीएसयू टाइप। बिल्कुल, जैसे पीएसयू रहा, पीएसयू में आपको तो ये एक और मुझे आप जो बोल रहे हैं उसमें जो एक फर्क दिख रहा है कि हिंदुस्तान में सब स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कुछ होता है, आप जैसा समझा रहे हो सिटी बहुत प्रधान है और प्रोविंस का आपने नाम ही नहीं लिया अभी तक। नहीं, बिल्कुल। यहाँ अगर आप ऐसे जो ग्वांगडोंग जो प्रोविंस है, तो ग्वांगडोंग की अगर पॉलिटिक्स देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अगर ग्वांगडोंग पॉलिटिक्स में कोई है तो वहां का पार्टी सेक्रेटरी। अच्छा। उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ग्वांगडोंग में, क्योंकि पूरे देश में एक ही पार्टी है तो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां का जो पार्टी सेक्रेटरी मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी अपॉइंटी, वो गवर्नर से ऊपर है। बिल्कुल, जहाँ एक ही पार्टी हो वहां तो होगा ही। हाँ, अगर आप ग्वांगडोंग को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का पार्टी सेक्रेटरी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ग्वांगडोंग का गवर्नर। अच्छा। उसके बाद तीसरा जो बंदा है पॉलिटिक्स में ग्वांगडोंग की, वो ग्वांगजो जो शहर है उसका मेयर। अच्छा। उसका कैंटन, उसका मेयर और उसका पार्टी सेक्रेटरी। यानी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अगर ग्वांगडोंग पॉलिटिक्स में कोई है तो वो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, वहां सबसे बड़े शहर का पार्टी सेक्रेटरी और मेयर है। बिल्कुल। यहाँ शहरों को बहुत ऑटोनॉमी है। इसी वजह से ये तो काफी एस्टैब्लिश थ्योरी भी है इकोनॉमिक्स में कि जितना आप ऑटोनॉमी को डिसएग्रीगेट करेंगे उतना डेवलपमेंट तेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आप अभी एकेडमिक्स में, पर आपका इकोनॉमिक्स एकदम सॉलिड है। अगर आप कहीं बाहर का एग्जांपल लें, किसी मतलब यूरोप का, तो फ्रांस में प्रेसिडेंट के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अगर पॉलिटिक्स में है तो वो पेरिस का मेयर है। बिल्कुल। यहाँ भी वही है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन तो ये कि जो शहरों को बड़ी जबरदस्त ऑटोनॉमी है, तो वो ऑटोनॉमी इस लेवल तक है कि बेसिकली वहां पे वो अपना टैक्सेशन कर सकते हैं वगैरह भी, या मतलब हिंदुस्तान में सब बड़े खुश हैं, जीएसटी है, सब सेंट्रल लेवल पे होता है, वहां पे कोई सिटी अपना टैक्स लगा सकती है क्या? चाइना में जीएसटी 97-98 से है। ठीक। तो गुड्स पे तो फिर वो कैसे करते हैं? ये सिटीज जो है वो सब्सिडीज दे सकते हैं उन कंपनीज को जो वहां इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, और सिटीज कॉर्पोरेट टैक्स लगा सकते हैं। अच्छा, सिटीज इनकम टैक्स बेसिकली सिटी लेवल पे भी लगाया जा सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जा सकता है। हाँ, वो कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स ही हो गया ना एक तरह से। और लेकिन कंपनीज पे, इंडिविजुअल्स पे नहीं। इंडिविजुअल्स पे ऐसा कंट्रीब्यूशन, ऐसे अगर हम बीजिंग में काम करते हैं तो जैसे मेरे जो चाइनीज कॉलीग्स हैं यहाँ पे जो बीजिंग में काम करते हैं, उनको वेलफेयर पीपीएफ टाइप के पेमेंट देने पड़ते हैं बीजिंग गवर्नमेंट को। अच्छा। वेलफेयर पेमेंट्स कहते हैं उसको, सोशल इंश्योरेंस, हाउसिंग फंड, उसी तरह का कि थोड़ा आप दें, थोड़ा आपकी कंपनी दे, थोड़ा बीजिंग गवर्नमेंट देगी, लेकिन वो जा रहा है बीजिंग गवर्नमेंट को। ठीक, मतलब सिटी लेवल पे। वाह। सिटी लेवल पे। हिंदुस्तान में तो हम म्युनिसिपैलिटी को कुछ नहीं देते सिवाय प्रॉपर्टी टैक्स का। प्रॉपर्टी कितने ही लोग ओन करते हैं? यहाँ चाइना में तो प्रॉपर्टी टैक्स का डिस्कशन चल रहा है पिछले 10 साल से, शायद आने वाले 10 साल और चलेंगे। अच्छा, वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है? अभी डिस्कशन ही चल रहे हैं उसके, लगता नहीं है अब तक। चलिए, मतलब कहीं आगे कहीं पीछे हमारे यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स है, तो जीएसटी थोड़ा देर से लगा, पर प्रॉपर्टी टैक्स हम देते हैं हम लोग। और यहाँ बजट, एक तो प्रोविंशियल लेवल का बजट होता है, एक सिटी लेवल का भी बजट है। जो बड़े बड़े शहर हैं उनके अपने भी बजट हैं।
वो होते तो यहाँ भी हैं, पर खैर मतलब ठीक से नहीं होते हैं, पर हाँ होते तो हैं यहाँ भी। तो लेकिन आप जब अखबार खोलते हैं तो आपको सिर्फ यही दिखता है कि हिंदुस्तान में अखबार खोलो तो सिर्फ दिखता है भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, जैसे सब कुछ मोदी जी करेंगे, आपके घर का सामने का कचरा भी वही साफ करने वाले हैं। तो लेकिन वहां पे जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर इतना डेवोल्यूशन है तो लोगों का इतना ध्यान, काफी ध्यान अपने लोकल पॉलिटिशियंस पे भी रहता है क्या? मतलब हिंदुस्तान में कहीं आप अखबार में कभी पढ़ेंगे नहीं ना कि आपका मेयर क्या कर रहा है फ्रंट पेज पे, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो क्या पढ़िएगा? नहीं बिल्कुल। और वहां पे आपको ऐसा दिखता है? एक तो दोनों चीजें सच हैं। अगर आप पीपल्स डेली खोलें तो पहले 4 पेज पे तो इट्स ऑलवेज शी जिनपिंग। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस लीडर से मिला, उनके क्या गाइडलाइंस हैं, क्या थ्योरी है, पार्टी के अपने भी न्यूज़पेपर उसमें आता रहता है। लेकिन जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, यहाँ लोकल न्यूज़पेपर्स, मतलब कितना भी मीडिया इंडस्ट्री कंट्रोल्ड हो, लोकल न्यूज़पेपर्स का बहुत अच्छा कल्चर है। अच्छा, उसमें सारी लोकल वाइज न्यूज है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी लोकल मेयर ने, इसका ये सोल्यूशन निकल रहा है। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी सबवे में, तो अब इस शहर में जो है ये इसके लिए ये रेगुलेशंस निकले हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और शेंजन में खासतौर से टाउन हॉल मीटिंग होती थी पहले, अभी भी होती है, हम नहीं रहते शेंजन में, जिसमें मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफी ओपनली सुनते हैं लोकल रेजिडेंट्स क्या कह रहे हैं। अच्छा, उसको टाउन हॉल मीटिंग कहते हैं। हर 2-3 महीने में 1-2 तो होती ही हैं। अरे वाह। उसमें हाँ भाई कि ये परेशानी है, फ्लैश फ्लड्स अगर हो गए तो वहाँ वाटर लॉगिंग होती है, उसकी परेशानी। तो लोकल लेवल पे लोग लोकल पॉलिटिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं। और लोकल मेयर, लोकल सिटी का जो पार्टी सेक्रेटरी है, सिटी के जो मेयर हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है शहर में। अच्छा, ये बताओ, तुमने हुकू बताया ना, तो ये जो गांव वगैरह से बाहर से लोग शहर में आते हैं उनको हुकू, मतलब आप कैसे वहां के बन सकते हैं? ये जब हुको शुरू हुआ था तो ये डिवाइड करते थे कि एग्रीकल्चरल हुको, नॉन एग्रीकल्चरल हुको। एग्रीकल्चरल मतलब जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चरल हुको है, बाकी जो लोग हैं उनको नॉन एग्रीकल्चरल हुको है। वो इसलिए किया था ताकि एन मास जो है वो किसान शहरों को फ्लड ना करें। वो पॉलिसी खत्म हो गई काफी टाइम पहले। तो अब ऐसा है, जैसे कई शहर के अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे बीजिंग जो है ये बहुत ही हाई स्किल लोगों को लेता है अपने अंदर। अच्छा, मतलब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी करी हो और यहाँ बीजिंग में रहे हो 5 साल टैक्स दिया हो, तो वो हुको के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग शहरों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं अपने हुको को अप्लाई करने के लिए। तो जैसे मतलब कनाडा, इंग्लैंड वगैरह जो है वो हाईली स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम टाइप चलाते हैं, पॉइंट बेस्ड सिस्टम की, हमको ऐसे स्किल्स चाहिए। तो वो चाइना इंटरनली अपनी कंट्री में माइग्रेशन प्रोग्राम हर सिटी लेवल पे चला रहा है। जो ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ सब लोग रहना चाहते हैं, वहां पे बाकी लोग जो छोटे शहर है वो इतना बॉदर नहीं करते क्या? छोटे शहरों पे चैलेंज ये है कि वो जो हाई स्किल लेबर है, हाई स्किल टैलेंट है, इसको बीजिंग, शंघाई, शेंजन से अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। तो वो हुको रिक्वायरमेंट जो है वो रिलैक्स करके अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। और सिटीज के अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। जो ये एस्टैब्लिश सिटीज जैसे बीजिंग, शंघाई, इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट भाई आपने टैक्स कितने साल दिया है शहर में रहते हुए, उस शहर में रह के बिना हुको के रह के टैक्स कितने साल दिया है। ठीक। शेंजन जो ऐसा शहर है जहाँ पे हुको होल्डिंग सिटीजन्स बहुत ही कम है, जहाँ सभी आउटसाइडर्स हैं, वहां सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आपने भाई आपके एजुकेशन में क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा। और जो और छोटे शहर हैं उसमें तो काफी ओपन है कि बस आपको आके वहां घर लेके रहने लगना है। एक आपने उसका नाम सुना होगा, चाइना स्पेस में बड़ा कॉमन है, पॉल्सन इंस्टीट्यूट। उनका एक बड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन निकालते हैं डेटा का, मैक्रोपोलो। जी देखा है। हाँ। उनका अपना हुको ट्रैकर इंडेक्स है, उसमें आप देख सकते हैं कि शहर का हुको अप्लाई करना सबसे आसान है, किस शहर का सबसे मुश्किल है। अच्छा। छोटे शहरों का काफी आसान है। अच्छा। जो ये इन सेंट्रल चाइनीज सिटीज है, वुहान, इसमें भी काफी आसान है। बीजिंग, शंघाई तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम 7 साल में हम ऐसे किसी से नहीं मिले हैं जिसने बीजिंग हुको को सक्सेसफुली अप्लाई किया। वही है जिनके पास बाय बर्थ से है। वाओ। हाँ, ये ग्रीन कार्ड अप्लाई करने जैसा हो गया, मतलब काफी हद उस तरीके से। तो इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hey everybody, welcome to another awesome week on the IVM Podcast Network. If you are not following us on social media, please make sure you do. And why aren't you following us? I've been asking you for almost a year now to follow us. Please do follow us. One of the things that I do ask you guys to do every so often is, if you hear something you like, take a screenshot, tag us on social media. As I mentioned, we're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. So this week, our Tamil podcast, Ponnai Selvan, is going to complete 100 episodes this Wednesday. Make sure you tune in for that.
On The Scene and the Unseen, Amit is joined by Aira Mukhoti, author and historian. They focus on women of the Mughal era and discover a complex world where women are major players jostling for power. On the Paperback podcast, Rachita and Satyajit are joined by the co-founder of The Curious Reader, Devanshi Jain. They discuss how books like 4-Hour Workweek can motivate one to be more productive in life. Here's what's happening on our policy shows. On States of Anarchy, Hamsani is joined by Ritika to discuss different connectivity projects and their geopolitics. On Know Your Kanun, Amber talks about the Criminal Amendment Act 2013 and highlights the sections for the prevention of sexual harassment in India. On the Pragati podcast, Pawan is in the guest seat as he talks to Anupam Manur. They discuss how penicillin was discovered and tracks how drug discovery and development has evolved since then. On Ganatantra, hosts Alok and Sharyu are joined by Rajni Soren, an advocate activist who works in issues related to forest rights and practices in the Chhattisgarh High Court to talk about how the Adivasi movement has used the law and political institutions to protect their rights. On Feeding 10 Billion, hosts Varun and Ramya are joined by Dr. Ganesh Baglar, a pioneer of computational gastronomy who talks to them about the potential of data to understand the food we eat and even the possibilities of creating recipes through it. Here are a few podcasts that will motivate you this week. On the Empowering series, host Zarina Poonawalla is joined by Neelam Kumar. She's a best-selling author, adversity coach, and cancer crusader. Neelam talks about how she defeated cancer and the myths and stigma around breast cancer. On The Habit Coach, Ashton talks about the negative impacts of physical inactivity and how squats can help boost your metabolism. On Heal and Hearty, Rachna along with Bhavna is joined by Deepak Khera. They discuss how one can prevent heart disease and reduce the risk of sudden cardiac arrest. And with that, let's get you on with your show. सो सनी, आप छोटे शहरों की बात कर रहे थे, उसमें आपने बहुत एक दिलचस्प बात कही थी कि कैसे औरतें श्रमबल का काफी बड़ा हिस्सा है छोटे छोटे शहरों में भी। बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक ऐसी चीज है, इसके बारे में हमने पढ़ा तो बहुत था यहाँ आने से पहले, लेकिन जो हम लोग को स्टैटिस्टिक्स दिखते हैं कि यहाँ भाई 60-65% है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो ऑब्जर्वेशन में मालूम होता है यहाँ पे देख के। अच्छा। कि अगर आप ऑलमोस्ट किसी भी शहर में, ऐसा तो कोई शहर ऐसा नहीं जहां पे मेरा ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत हुआ हो या ऑपोजिट हुआ हो, कि वुमेन में का लेबर फोर्स से पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, वो भी ऐसे ऐसे जॉब में जिसमें हम लोग इंडिया में शायद एक्सपेक्ट ना करें, ऐसे गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप, टैक्सी ड्राइवर, जितने छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे ग्रोसरी स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, छोटे रेस्टोरेंट्स, they're all run by women. जैसे हिंदुस्तान में कोई किराने की दुकान तो औरतें बिल्कुल चलाती ही नहीं है। यहाँ तो ये जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं ये तो ऑलमोस्ट 100% आर रन बाय वुमेन और अ फैमिली। अच्छा। जिसमें हस्बैंड वाइफ, एक छोटा सा बच्चा, कहीं हम होमवर्क करता दिख जाए वहीं बैठ के, वहीं उसने एप्पल के ऊपर अपनी बुक रखी हुई है, होमवर्क कर रहा है। अच्छा। हाँ। और डिलीवरी सर्विसेज में सनी, जैसे कुछ वहां पर भी कितना पॉपुलर है ना, आप ऑर्डर करते रहेंगे अली बाबा से या कुछ, तो डिलीवरी बॉयज या डिलीवरी गर्ल्स भी होते हैं क्या वहां पे ज्यादा? डिलीवरी जो ये सर्विसेज हैं इसमें उतनी वेमेन नहीं दिखी हमें जितनी अच्छा नॉर्मल जॉब में दिखती हैं। खासतौर से जो एक्सप्रेस डिलीवरी है सिटी टू सिटी, या जो 30 मिनट डिलीवरी है जो विद इन द सिटी, ये सब डिलीवरीज हैं। जो ये खाना अगर ऑर्डर किया है, इसमें अगर हम कॉल करें किसी रेस्टोरेंट में तो 100% द फोन इज ऑलवेज पिक्ड अप बाय वुमेन। अच्छा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि डिलीवरी आने के लिए डिलीवरी बॉय ही आता है। मोस्टली डिलीवरी बॉयज नहीं, डिलीवरी वुमेन दिखी हैं। हाँ, लेकिन उतना कॉमन नहीं है कि हम ये कह सके कि यहाँ पे 10 में से 5 डिलीवरी वुमेन ही है। ठीक। और ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, मतलब एज एन इंडियन ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, लेकिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो हैं यूरोपियंस, अमेरिकन, उनके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो ठीक है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपवाद है इस चीज में कि औरतें कितना कम काम करती हैं। मतलब काम कम नहीं करती हैं, मैं कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल वर्क कम करती हैं। मेहनत तो बहुत करती है हिंदुस्तान की औरतें, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि काम कम करती हैं। हाँ एग्जैक्टली, नहीं मतलब, और जैसे ये उससे भी जुड़ी हुई बात है कि जैसे सनी कह रहे थे पब्लिक सेफ्टी बहुत बेहतर है वहां पर, तो सेफ्टी की वजह से भी गेन्स मिलते होंगे, काफी लोग काम कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं घर के। नहीं, लेकिन सिर्फ वही बात नहीं है ना। जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं प्रणय 1 करोड़ किराने की दुकानें हैं, है ना, तो किराने की दुकान में क्या रीजन है कि हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं बैठ सकते? ये तो सिर्फ कल्चरल रीजन है ना कि औरत को वहां आना नहीं है। वहां तो फैमिली पूरी एक साथ काम कर रही है, तो आपने सेफ्टी को टोटली बाईपास कर दिया। और ये कल्चरल जो है चाइना में बहुत समय से, चाइना में कौन सा पब्लिक सेफ्टी 30 साल पहले हिंदुस्तान जैसी रही होगी ना, अभी ठीक हो गई है, लेकिन वहां तब भी ये कल्चर था, पूरी फैमिली मिलकर के फैमिली बिजनेस करना जो है, ये चाइना का पहले का कल्चर है। नॉट जस्ट कि दुकान में हमको वो पीछे नहीं दिखता, जो इवन छोटी मोटी जिसको कहते हैं ना स्मॉल बिजनेस घर से जो चलते हैं, उसमें भी पूरी फैमिली काम करती है।
तो ऐसा नहीं है कि घर में मतलब औरत को बोला जाए तुम सिर्फ हमको खाना खिलाओ, हम काम करेंगे, तुम सिर्फ घर की सफाई देख लो। सब लोग मिलके सब काम करते हैं, और ऐसा नहीं शायद सब लोग मिलके, औरतें शायद डबल काम करती होंगी वहां पे भी। ये ऑब्जर्वेशन मतलब तंजौर में जब हम रहते थे तो वहां भी काफी हद तक था ये कि मतलब एटलीस्ट कानपुर के कंपैरिजन में काफी कॉमन था औरतों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। नहीं, साउथ डेफिनेटली नॉर्थ से तो ज्यादा प्रोग्रेसिव है इन चीजों में। मतलब जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है कानपुर और बनारस में, आप ऐसे बाहर निकलिए और सिर्फ ऐसे नजर घुमा के काउंट कीजिए कि कितने आदमी और कितने औरत दिख रहे हैं। 1000 में 20 होंगी औरतें और 980 जो है आदमी होंगे सड़क पे। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, जबकि पॉपुलेशन में तो 500 है, तो फिर सोचना पड़ता है ना कि बाकी 400 औरतें कहाँ है। सब 4 दीवारों के अंदर बंद होती हैं औरतें पूरा टाइम। यहाँ पे तो बहुत कॉमन है, अगर आप छोटे शहरों में जाएं तो ऑपोजिट है। आप अगर आप नजर दौड़ाएं तो औरतें ज्यादा दिखेंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेन वो माइग्रेंट वर्कर हैं जो शहरों में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत कॉमन है। इससे ही मुझे जुड़ा हुआ एक सवाल याद आया। अब हम लोग थोड़ा एजुकेशन के बारे में बात करते हैं शहर में, और आप जैसे डिबेट लीग चलाते हैं चाइना के टायर 2 टायर 3 सिटीज में, उसमें भी जो इकोनॉमिस्ट में लेख आया था उसमें लिखा था कि ज्यादातर गर्ल्स हैं जो डिबेटिंग लीग चैंपियंस वगैरह हैं। तो ये भी आपने भी ऑब्जर्व किया ही होगा ये। बिल्कुल 100%। और ये जैसे हम लोग की जो डिबेट लीग है वो अमेरिकन डिबेट लीग है, अमेरिकन मॉडल के ऊपर। चाइना में डिबेट लीग शुरू करी थी 4-5 साल पहले इस कंपनी के फाउंडर्स ने। अमेरिका में ये फ्लिप्ड है, वहां मेजॉरिटी ऑफ द डिबेटर जो हैं वो लड़के हैं। चाइना में उसका ऑपोजिट है। हम लोग की डिबेट लीग में जो अगर पूरे हर सीजन की हर साल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो मेजॉरिटी ऑफ डिबेटर्स वो दे आर वुमेन। और अगर हम लोग नेशनल रैंकिंग निकालते हैं हर साल की, चाइना में टॉप 100 डिबेटर्स, टॉप 50 डिबेटर्स, टॉप 20 में कम से कम 16 लड़कियां हैं। अच्छा, वाओ, 80% एटलीस्ट। तो ये जो डेविड रेनी जो इकोनॉमिस्ट के रिपोर्टर थे जिन्होंने ये कवर किया था, वो ये NHSDLC का टूर्नामेंट देखने आए थे वुहान में। वहां हम और मेरा कॉलीग एक लियम, मेरा कैनेडियन कॉलीग थे पहले, हम लोग वो कंपटीशन चला रहे थे, उनसे मिले थे। वो DLC को कवर करने में इंटरेस्टेड ही इसीलिए हुए थे ये देख के कि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द डिबेटर जो हैं वो वुमेन है। इंटरेस्टिंग। वाह। तो इससे ये भी जुड़ा हुआ सवाल है सनी कि कैसे एजुकेशन में अब हम लोगों को लगता है कि अंग्रेजी माध्यम नहीं है काफी स्कूलों का, पर पिछले 10 साल से काफी बदलाव आया है इसमें, है ना। और काफी अंग्रेजी स्कूल हैं जहाँ पे प्राइमरी माध्यम सिर्फ अंग्रेजी सिखाने का, पढ़ने का। आपने भी ऑब्जर्व किया ही होगा, ये काफी कॉमन है। इसके बारे में बात करने से पहले तो ये भी एस्टैब्लिश करना अच्छा रहता है कि इंडिया में अगर ये हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एटलीस्ट इंग्लिश समझ लेती है, मगर फ्लुएंट स्पीकर्स उतने नहीं जितना एक जनरल इंप्रेशन होगा लोगों का। हाँ, मतलब एक इंग्लिश समझ सकते हो या एक रिप्लाई कर लें ब्रोकन इंग्लिश में, लेकिन वो उसको फ्लुएंसी नहीं कह सकते। हाँ, मतलब मैनेज कर लेंगे पर हाँ एकदम फ्लुएंट तो नहीं है। हाँ, तो मतलब वो एक ऑब्जर्वेशन एस्टैब्लिश करने के बाद हमने एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स के साथ हमने ये एज्यूम करना तो बंद कर दिया कि इसको इंग्लिश नहीं आती होगी। अच्छा, क्योंकि इंग्लिश सीखने का इतना क्रेज रहा है यहाँ पे, इतना मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है इंग्लिश टीचिंग की। उसमें कुछ कंपनियां हैं जो अच्छी भी हैं, कुछ कंपनियां हैं जो आउटराइट फ्रॉड हैं। वीजा फ्रॉड बड़ा जबरदस्त है इंग्लिश टीचर्स को लेके, लेकिन एक इंग्लिश सीखने का क्रेज आप देख सकते हैं। अच्छा, स्कूल्स में भी ऐसा ही है। क्यों ऐसा है सनी? जैसे हिंदुस्तान में काफी लोग चाइना का एग्जांपल देते हैं, हम क्यों इतना इंग्लिश में पढ़ते हैं? देखो चाइनीज लोग चाइनीज में पढ़ते हैं और फिर भी अच्छे निकलते हैं, तो अब वो लोग अच्छे ही निकल रहे हैं तो फिर क्यों पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश? पर इनका ये मानना है ना, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये आपको पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देती है। वो तो हिंदुस्तान में भी मानते हैं लोग तो उस पर, उसके अलावा लेकिन ये काफी थोड़े से जो लोकल लैंग्वेज के जो चैंपियन रहते हैं उन लोगों में काफी ये नाराजगी रहती है कि भाई ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करो। काफी खासकर जो हमारे स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस होते हैं उनको रहता है कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स क्यों हैं इंडिया में सब। या मुलायम सिंह जी थे, वो तो अंग्रेजी की फाइल भी साइन नहीं करते थे। तो लोकल लैंग्वेज पॉलिटिशियंस यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी ऐसा है कि मतलब वो ये स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं कि भाई
इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, चाइनीज क्यों नहीं सीख रहे। अच्छा। वो स्ट्रगल ऐसी है कि हाँ भाई चाइनीज तो आपका क्यूरिकुलम नेशनल क्यूरिकुलम है, वो तो सीखनी पड़ेगी, कोई भी सीखनी ही पड़ेगी। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं जिसमें चाइनीज ना सिखाई जाती हो, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश भी जरूरी है। ठीक। चाइनीज तो यूनिफाइंग लैंग्वेज हो गई पूरे कंट्री की। लेकिन अंग्रेजी जो है वो एक्सेस लैंग्वेज हो गई दुनिया की। बिल्कुल सीखनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। लोगों का बड़ा क्रेज है इंग्लिश सीखने का, खासतौर से छोटे बच्चों का। और मेरा ये मानना था पहले कि ऐसी जब हम यहाँ आए थे 2013 में, कि इंडिया का अगर चाइना के ऊपर कोई एक एडवांटेज है तो वो इंग्लिश स्किल्स हैं। इसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। मेरा काफी स्ट्रांग बिलीव था ये। वो बिलीव धीरे धीरे उतना स्ट्रांग नहीं रहा है अब। क्योंकि हम बहुत अच्छे नेशनल स्कूल्स में गए हैं, उनको तो चलो दे आर एक्सेप्शनल, और हम बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल्स में भी गए हैं, वो भी दे आर एक्सेप्शनल। लेकिन अगर हम टियर 2 टियर 3 सिटीज के छोटे स्कूल्स भी देखें तो इंग्लिश का लेवल उतना लो नहीं जितना लोग एज्यूम करते हैं। या जैसा कि हिंदुस्तान के छोटे शहर के स्कूल में इंग्लिश का लेवल होगा, बिल्कुल उतना लो नहीं। हिंदुस्तान के छोटे शहरों में तो बहुत ही घटिया इंग्लिश होती है, कहने को सब कुछ इंग्लिश में होगा लेकिन किसी को एक सेंटेंस लिखना नहीं आएगा। उतना लो इंग्लिश लेवल अब नहीं रहा है। ये 10 साल पहले सच हो सकता है ये, लेकिन अब नहीं है। अब वो दिखता भी कि इतने चाइनीज जो बाहर पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, इंडिया से कम 6-7 गुना पॉपुलेशन होगी चाइनीज स्टूडेंट्स की जो अंडर ग्रेजुएट पढ़ने जाते हैं। खासतौर से अंडर ग्रेजुएट। इंडियंस मेनली मास्टर स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि मास्टर्स इज चीपर, राइट। चाइनीज आर मेनली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट क्योंकि वो जितना जल्दी हो सके अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। तो वहां भी उतना ही क्रेज है हिंदुस्तान जैसा, सबको अमेरिका जाना है? ऑलमोस्ट। इस लेवल का है, मतलब तेलुगु लेवल का है, पंजाब लेवल का है कि बंगाल लेवल का है? मतलब पूरे चाइना में ऐसा यूनिफॉर्म है, या कुछ जो शहर हैं वहां के लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जिनका एस्पिरेशन बीजिंग जाने का ही है, और बीजिंग में जो लोग रहते हैं उनका एस्पिरेशन न्यूयॉर्क जाने का, ऐसा कुछ है क्या? मतलब जो ये प्रोमिनेंट सिटीज है बीजिंग शंघाई, इसमें तो हैदराबाद वाला क्रेज होगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या हमें बाहर पढ़ने जाना है, उसके बाद क्या होता है दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, लेकिन हमें स्टडी अब्रॉड करना है। वहां भी ऐसा होता है, बाहर जाकर के फिर लड़की अच्छी मिलती है इसलिए लोग बाहर जाना चाहते हैं? पहले शायद हुआ हो कभी। अच्छा। अब ऐसा हमें कोई स्ट्रिक्ट इतना कोई मतलब ऐसा जनरलाइज करने जैसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिखा। लेकिन यहाँ जैसे बीजिंग में जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल हैं, मतलब जो बीजिंग की प्राइड कह लीजिए, जो जिनको बीजिंग सिटी जो अपनी प्राइड समझता है कि यहाँ भी पूरे चाइना के सबसे अच्छे स्कूल जो हमारे यहाँ है, उनका तो मतलब एक इवैल्यूएशन इससे होता है कि इस स्कूल से कितने लोग बच्चे जो हैं वो चाइना की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए हैं गाँव एग्जाम देके। अच्छा। और एक इवैल्यूएशन इससे भी करते हैं लोग कि इस स्कूल से कितने बच्चे जो हैं वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में गए। ओह, इंटरेस्टिंग। तो स्कूल्स अपने आप को ऐसे भी एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे यहाँ से भाई 12 बच्चे हार्वर्ड गए थे पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ से 20 बच्चे हार्वर्ड गए पढ़ने के लिए। अरे वाह। जैसे यहाँ पे लोग यूजुअली करेंगे हमारे यहाँ से इतने लोग IIT गए या एम्स में गए। बिल्कुल ठीक। जैसे चाइना का सबसे अच्छा अगर हाई स्कूल है तो वो शांघाई मिडिल स्कूल, चाइनीज में उसको कहते हैं शांघाई जोंगशुए। ओके। और वहां पे उसका मतलब बाहर जाने का ज्यादा क्रेज है, या वहां पे एक गाओकाओ नाम का नेशनल एग्जाम होता है ना, उसका क्रेज उतना नहीं है, या वो भी वो एक अलग तबके में क्रेज है? गाओकाओ का क्रेज तो फिर एक अलग ही चीज है, वो IS टाइप है। बाहर जाने का क्रेज जो है वो गाओकाओ के कंपैरिजन में कुछ नहीं। अच्छा। ओ, अगर आप शेयर स्टूडेंट नंबर तो वो वैसा हो गया जैसे यहाँ पे IIT देने वाले बच्चों का जो क्रेज होगा वो मतलब कुछ 15 लाख बच्चे देते हैं, और बाहर जाने वाले शायद 1 लाख होंगे, 10 गुना कम उससे। बिल्कुल उसी तरह का कि चाइना में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक ही रास्ता है, सिर्फ गाओकाओ। अच्छा, तो गाओकाओ एक टेस्ट है जो सब जैसे इंडिया में ठीक है वो IIT JEE आजकल सब इंजीनियरिंग के लिए JEE मेंस या एडवांस में आप दे करके एडमिशन ले सकते हो उस तरह, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। चाहे आपको साइंस जाना हो, कॉमर्स जाना हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, एक ही है गाओकाओ। एग्जाम एक ही है, वो 2 दिन चलता है, उसमें 3-4 सब्जेक्ट हैं, साइंस का भी एग्जाम है, इंग्लिश का भी है, पॉलिटिक्स का भी एग्जाम है उसमें। अब वो एक ही एग्जाम है, वो 2 दिन चलता है। गाओकाओ का ऐसा क्रेज है कि लोग जो है वॉलंटरली अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं जिन 2 दिन गाओकाओ हो, ताकि जो आसपास के स्कूल से उनको परेशानी ना हो गाओकाओ लिखने में। अरे बाप रे। ये वॉलंटरी है, गवर्नमेंट नहीं कराती, ये लोग खुद कर देते हैं। अच्छा बाप रे। लोग मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। गवर्नमेंट एडवाइजरी निकालती है कि इस टाइम से इस टाइम तक अगर नेसेसरी ना हो तो आप गाड़ी ना निकालें, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, ताकि बच्चे ऐसा ना हो कि बच्चे पहुंच ना पाए, एग्जाम में लेट ना हो जाए।
एग्जाम में लेट ना हो जाए। ठीक। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मतलब कैसा है, सरकारी स्कूल ज्यादा है कि प्राइवेट ज्यादा है? सुपरफिशियली देखें तो द एंटायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो पब्लिकली ओन्ड है। अच्छा। प्राइवेट स्कूल्स हैं, धीरे धीरे काफी बढ़ रहे हैं, खासतौर से इंटरनेशनल करिकुलम जो पढ़ाते हैं, जैसे आईबी का करिकुलम या ए लेवल। आईबी। गांव का पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम है। अच्छा अच्छा। और जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जैसे बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल, जैसे अगर बेजिंग नंबर 4 हाई स्कूल जो एक है पब्लिक स्कूल है बहुत, उसमें एक अपना गांव का डिवीजन है और एक अलग से उन्होंने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट करके खोल रखा है जो इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ाता है, जिसमें ट्यूशन फी थोड़ी ज्यादा है। अरे वाह, मतलब वहाँ सरकारी स्कूल भी आईबी पढ़ाते हैं? हिंदुस्तान में तो हम अभी सोच नहीं सकते। कहने को वो पब्लिक स्कूल है, लेकिन वो एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है पब्लिक स्कूल का जो इंडिपेंडेंटली काफी ऑपरेट करते हैं। काफी। ओके, तो वहाँ के मतलब सरकारी स्कूल भी काफी, जिसको कहना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल हैं और उनके पास भी फ्रीडम है कुछ नई नई चीजें करने की। ये एक थीम ऐसा जो है ये बड़ा कॉमन है यहाँ पे कि डिसएग्रीगेशन है बड़ा जबरदस्त, कि अपने लेवल पे प्रिंसिपल डिसीजन ले ले, अपने लेवल पे आदमी डिसीजन करके कुछ कर सकता है। बिल्कुल। प्रिंसिपल्स जो हैं ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड हैं, इनकी भी इवैल्यूएशन है, इनको पॉइंट्स मिलते हैं कि इन्होंने अपने स्कूल को कितना इंप्रूव किया है। इस स्कूल से इनके आने से पहले कितने बच्चे पीकिंग यूनिवर्सिटी जाते थे, इनके आने के बाद कितने बच्चे जा रहे हैं, इनके आने से पहले कितने बच्चे हार्वर्ड जाते थे, अमेरिका पढ़ने जाते थे टॉप 50 टॉप 100 में, इनके बाद कितने जा रहे हैं। बढ़िया। तो एक हम प्रिंसिपल से मिले थे कुछ टाइम पहले। प्रिंसिपल ने खुद ही स्टोरी बताई वो कि जब वो 5-6 साल पहले जब वो नए नए एक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल बने थे, तो उन्होंने सोचा भाई कि इस स्कूल को कैसे जो है वो कैसे बढ़ाया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो फंड्स कैसे रेज करें, बैंक तो लोन देगा नहीं एक स्कूल को। तो प्रिंसिपल कैरिज्मेटिक हो या प्रिंसिपल थ्रेटनिंग हो या प्रिंसिपल जो भी हो, उन्होंने टीचर्स की पर्सनल सेविंग से फंड्स रेज करके इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया स्कूल का। अरे बाप रे। जिससे वो स्कूल की पॉपुलैरिटी हुई काफी, टीचर्स पर बिलिंग। अच्छा, बहुत अच्छे। और धीरे धीरे जब वो स्कूल काफी पॉपुलर हो गया, बहुत सिलेक्टिव हो गया, तो टीचर को इंसेंटिव्स देने की अथॉरिटी भी थी प्रिंसिपल के पास, तो उन्होंने टीचर्स को इंसेंटिव भी दिए। वाह, तो उनकी सैलरी वगैरह बढ़ गई या जो भी हुआ? कुछ यहाँ पे बेसिक सैलरी फिक्स्ड है, लेकिन ऊपर आप इंसेंटिव्स बढ़ दे सकते हैं। स्कूल के पास थोड़ी बहुत फ्रीडम है। जैसे एक पब्लिक स्कूल से एक बच्चा अगर पीकिंग यूनिवर्सिटी जा रहा है या चिंगुआ जा रहा है पढ़ने के लिए, तो पर स्टूडेंट टीचर को काफी इंसेंटिव मिल जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छे। सनी, अब ये एजुकेशन वाली तो बात हो गई, अब मुझे ये जानना था हेल्थ सेक्टर के बारे में भी। आपने भी अध्ययन किया है इसके बारे में, तो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर और ये सब के प्रोविजन के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है चाइना में? हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मोस्टली बड़े शहरों का है। अच्छा। बड़े शहरों का, वो भी उनके जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर हमने आज तक अभी एक्सेस नहीं करी चाइना में, ना करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एक जनरल इंप्रेशन ये है कि पब्लिक हेल्थ केयर इज मच बेटर। क्या बात कर रहे हैं? और एटलीस्ट उल्टा, मतलब हमारे जहाँ वैसा है उससे एकदम उल्टा। 100%। यहाँ मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो उनका इमेज बहुत खराब है। एक तो बहुत से एरियाज में प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलाउड भी नहीं है, कुछ मेडिकल एरियाज में अलाउड है, जैसे आई हॉस्पिटल्स ठीक है प्राइवेट, डेंटिस्ट ठीक है प्राइवेट, लेकिन उसके अलावा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लोग समझते हैं कि ये सब मनी मेकिंग मशीन है जिनका काम है सिर्फ फ्रॉड करना। अच्छा। स्कैंडल्स ही बहुत से हो गए ऐसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई हमारे हॉस्पिटल में एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी किसी कंट्री से जिसमें कैंसर क्योर हो जाएगा, ये सब। और हुआ ऐसे कि एक दो मतलब डेस्परेट से लोग जिनको पब्लिक हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया था कि मतलब दिस स्टेज इज एन एडवांस स्टेज, वो वहां गए एंड दे passed away। उसकी वजह से कंट्रोवर्सीज भी काफी हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। अच्छा। प्राइवेट हॉस्पिटल एक कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल्स जिनको हम लोग कहते हैं पूटियन हॉस्पिटल्स। फूजियन में एक पूटियन एक छोटा सा शहर है, वहां के लोग फेमस हैं एक फ्रॉड हॉस्पिटल चलाने के लिए पूरे चाइना में। अच्छा, ओके। तो एटलीस्ट बड़े शहरों में, शेंजन में जो हम रहे 5 साल, बेजिंग में, शांघाई में, और हम हॉस्पिटल्स में गए दालियन में और ग्वांगझो में। हेल्थ केयर मतलब प्राइमरीली इट इज ऑल गवर्नमेंट ओन्ड। अच्छा। और आपको मतलब जैसे NHS सिस्टम होता है ब्रिटेन में, आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलने के लिए भी, वैसा कुछ अरेंजमेंट है कि आपको आसानी से अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाता है सरकारी अस्पतालों में भी? ये डिपेंड करता है आपकी परेशानी कैसी है। सिंपल फिजिकल चेकअप, और जैसे मोस्ट सीरियस अगर परेशानी मेरी है जिसके लिए हम हॉस्पिटल में गए, दैट वाज अ फ्लू।
इन्फ्लुएंजा, हमको फ्लू हो गया था, उसमें इमरजेंसी में गए, उन्होंने जब ये डिटरमाइन कर लिया कि हाँ भाई दिस इज एन इमरजेंसी केस, मेरे पास इंश्योरेंस कार्ड है गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, उसको कहते हैं सोशल इंश्योरेंस, पेमेंट उससे होता है कैशलेस ऑलमोस्ट। अच्छा, मतलब, और जो सोशल इंश्योरेंस है वो सब्सिडाइज, छोटी बीमारियों को सब्सिडाइज नहीं करता है। अगर हम सिर्फ हॉस्पिटल डॉक्टर को देखने जा रहे हैं तो दैट इज नॉट सब्सिडाइज, लेकिन अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाए, जैसे आई नीड कैंसर ट्रीटमेंट, वो एक हद तक गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी है, एक हद तक। उसके बाद मतलब चाइना और इंडिया में ये सिमिलैरिटी है, हाँ, अभी भी काफी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है, यहाँ भी फैमिलीज बैंकरप्ट हो जाती हैं इलाज कराते कराते। अच्छा, तो मतलब सरकारी अस्पताल है पर ऐसा नहीं है कि फ्री है वहां पर ज्यादातर चीजें, ऐसा है क्या? बिल्कुल, एनएचएस और ये जो कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम है, ये तो यहाँ चाइनीज हेल्थ केयर सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब हेल्थ केयर टैक्स पेयर फंडेड है पूरी तरह। और जैसा हमने पहले कहा था आपसे, हेल्थ केयर की डिलीवरी सिटी वाइड है। अलग अलग शहरों के हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। अच्छा, समझ गया। बीजिंग, शांघाई टॉप क्लास हेल्थ केयर सिस्टम। तो जब हम लोगों ने हुको की बात करी थी, काफी चीजों में हुको का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया है अब, लेकिन हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जिसमें अभी भी उसका काफी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, हाँ, वही, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो सनी, हम लोगों ने ये तो बात कर ली मोटे तौर पर कि कैसे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है। अब मुझे थोड़ा राज्य के बारे में ही समझना था। हम लोगों ने एक एपिसोड किया था इसके ऊपर, पर आपके एक्सपीरियंस में मुझे से जानना था। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कैसे अमेरिका के विरुद्ध होना काफी मुश्किल है चीन के लिए, क्योंकि काफी लोग अमेरिका को फॉलो भी कर रहे हैं और पश्चिमी देशों की ओर देख भी रहे हैं एस्पिरेशनल तौर पे। तो कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सुपरफिशियल तौर पे तो चाइना इज हाईली वेस्टर्नाइज्ड। मतलब जब लोग कहते हैं ना कि यहाँ वेस्टर्न कंपनीज की तरफ काफी हॉस्टाइल है और वेस्टर्न ब्रांड्स दे आर लूजिंग द बैटल अगेंस्ट चाइनीज ब्रांड्स, वो ऑब्जर्वेशन, शहरों को देख के वो ऑब्जर्वेशन सच नहीं मालूम होता है। मतलब 100 में से 99 वेस्टर्न ब्रांड्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन चाइना। अच्छा, पर जैसे वो एनबीए का कंट्रोवर्सी अभी हम लोगों ने सुना और जो चल रहा है, वैसी सब चीजें बाहर, चीन के बाहर हम लोगों को वो सुनाई देती है, पर आप कह रहे हैं वैसा नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी जैसा। अच्छा, एनबीए का जो एक्सपीरियंस अभी आपने बताया, एनबीए की इतनी बड़ी फॉलोइंग है यहाँ पे कि थोड़ा बहुत एनबीए के खिलाफ स्टेट मीडिया ने काफी एक सेबर रैटलिंग करी है, लेकिन वो टोन डाउन भी बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि एनबीए के ऑलमोस्ट चाइना में 800 मिलियन व्यूअर्स हैं। अच्छा, एनबीए यहाँ इतना पॉपुलर है कि किसी भी पब्लिक पार्क में अगर आप जाएं, किसी भी पब्लिक स्क्वायर में जाएं, यहाँ पब्लिक स्क्वायर्स काफी कॉमन है। सिटीज जो है वो काफी हद तक जगह देख के पब्लिक स्क्वायर्स बनाते हैं जहाँ पे लोग आ बैठ के घुल मिल सके। हर पब्लिक स्क्वायर में 1970s 80s में होती थी 2 टेबल टेनिस की टेबल। अब हर पब्लिक स्क्वायर में कम से कम होते हैं 2 बास्केटबॉल कोर्ट। अच्छा, एनबीए और बास्केटबॉल इतना पॉपुलर है यहाँ पे, तो वो जितना जल्दी शुरू हुआ था वो एनबीए के खिलाफ, वो उतना ही जल्दी एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड सबसाइड भी हो गया। अच्छा, अब फिर से वो जितने स्पोर्ट्स बार्स हैं यहाँ पे जहाँ लोग जाके एनबीए गेम्स देखते हैं, वो सब आराम से चल रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जापानीज प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट खूब बैकलैश था 2012 में। इट्स ऑल गॉन, जापानीज कार्स खरीदते हैं लोग आराम से। अभी भी जनरल इंप्रेशन ये है कि चाइनीज कार्स आर पुअर क्वालिटी। तो हमने कोई सस्टेन्ड ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखा कि हाँ भाई ये जो लोग जो हैं वो यूनिफॉर्मली एंटी अमेरिका हो रहे हो, और एंटी अमेरिका भले हो रहे हो, एंटी अमेरिकन नहीं हो रहे हैं। इफ यू आर नॉर्मल अमेरिकन जो चाइना में रहता है तो शायद ही कुछ आपको एक हॉस्टिलिटी नजर आए। एज अ नॉर्मल इंडियन हमें कितना भी अप्स एंड डाउन्स हो यहाँ रिलेशनशिप में, एज एन इंडिविजुअल पर्सन कभी कोई हॉस्टिलिटी नजर नहीं आई। दिलचस्प बात है। तो एक और बात बताइए सनी, आपका कभी सरकार से लेन देन, मतलब सरकार से अगर आप बातें कर रहे हो इंटरेक्शन में, तो कभी करप्शन से पाला पड़ा है? और आप पढ़ते भी है क्या कि ऐसे कि भ्रष्टाचार बहुत कॉमन है और छोटी छोटी चीजों के लिए भ्रष्टाचार होता होगा, ऐसे ये आपका एक्सपीरियंस रहा है क्या, या आपने सुना है क्या? ये मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और चाइना के बीच, कि यहाँ छोटे दर्जे का भ्रष्टाचार नहीं है। तो करप्शन है भी तो वो नॉर्मल सिटीजन्स को नजर नहीं आता है।
यहाँ एक डिपार्टमेंट है, मेरे काफी दोस्तों से हमने भी ये बात करी, सबका काफी ये मानना था कि एक डिपार्टमेंट है जो अभी भी बहुत करप्ट है छोटे लेवल पे, वो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड। ओके। जमीन के लेन देन वाला, क्योंकि वो जमीन अभी भी सारी स्टेट ओन्ड है। लेकिन उसके अलावा कोई कुछ भी कहे, गवर्नमेंट ने काफी कोशिश करी है इसकी कि पब्लिक सर्विसेज जो है वो डिलीवरी उसकी स्मूथ हो, और छोटे छोटे लोगों को ये ना लगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अथॉरिटी का फायदा उठा रही है। नॉर्मल लोगों को ये ना लगे कि हमारी सरकार जो छोटे दर्जे पे करप्ट है। तो एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का। अच्छा। हाँ, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमें चाहिए था। हाँ। एक अपने यूपी से, कानपुर से, एक यहाँ शेंजन से, या बीजिंग में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो कानपुर में गए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना था। कोई सेंट्रल डेटाबेस पुलिस के पास हो ना हो हमें कुछ नहीं पता। उनका पुलिस क्लियरेंस की प्रोसेस ये थी कि हाँ भाई आप अप्लाई करिए। अब तो शायद ऑनलाइन हो गया, पहले तो आप अप्लाई करिए, एक पुलिस वाला आपके घर आएगा, उनको अंडरस्टूड है कि इनको कुछ पैसे चाहिए ही। उसके बाद वो आपसे बात करेगा, आपके पड़ोसियों से बात करेगा, भाई कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं इनका। अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग हो सकता है, कानपुर में ये ऐसा है। ठीक है। और बाद में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगा आपको। अगर हमको चाइना में यूज करना है वो, तो हमको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से पहले उसको एक्रेडिटेड कराना है, अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट से कराना है। इन सब में पैसे चलते हैं। लोकल डिस्ट्रिक्ट से, लोकल सचिवालय से कराना है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, फिर चाइनीज एम्बेसी से। ये हमको 1 महीना लग गया है करने में, 1.5 महीना करीब करीब। शेंजन में जब हम गए ये लेने के लिए, तो पहले तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं दे लुक गुड। तो शेंजन में फर्स्ट क्लास ऑफिस था गवर्नमेंट का। अब वहां हम गए, हमने कहा हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, अपने सिस्टम में डाला। उन्होंने ये देख लिया कि हाँ भाई इस पासपोर्ट और इस फॉरेनर का हमारे डेटाबेस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जब डेटाबेस में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, 2 मिनट के अंदर प्रिंट करके हाथ में दे दिया। अच्छा। ये तो उन्होंने कहा भाई, और ये मेरा था एज ए फॉरेनर, मेरे लिए था ये। चाइनीज लोग जो हैं वो तो अपना आईडी कार्ड जो है उनका, वो लेके किसी भी ऑटोमेटिक मशीन में जाएं, वो अपना आईडी कार्ड रखें मशीन में, और मशीन रीड कर लेके कहा भाई इस आईडी कार्ड से रिलेटेड, जैसे समझ लीजिए इस आधार कार्ड का जो ओनर है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और उसी मशीन से प्रिंट कर लिया फौरन ही। हाँ, तो उनके पास सब डेटा है, तो ये चीजें डिस्क्रिशन थोड़ा कम हो गया सरकारी लोगों का। वही तो मतलब लोग एक ये भी कह सकते हैं कि लोकल ऑफिशियल्स के पास, जो ये छोटे पब्लिक सर्विसेज वाले जो ऑफिशियल्स है, डिसीजन मेकर नहीं, जो ये पॉलिटिशियंस नहीं, जो ये लोकल पब्लिक ऑफिस में काम करते हैं लोग, इनके पास डिस्क्रेशन बहुत कम है। तो इनको कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने कुछ मांगा है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रोसेस है, ये दस्तावेज लेने की, तो इट्स डन। ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई चालान से अगर आप निकल जाएं पैसे देके, दैट विल बी इम्पॉसिबल। तो अभी मतलब हाँ, हम ये मान सकते हैं कि चाइना इज वेरी करप्ट। ऊपरी दर्जे में अभी शी जिनपिंग का एंटी करप्शन कैंपेन उन्होंने शुरू ही इसलिए किया था बिकॉज करप्शन वाज अ थ्रेट टू द गवर्नमेंट। लेकिन इन्होंने बहुत सक्सेसफुली लोकल दर्जे के करप्शन को रोका है। तो लोकल नॉर्मल सिटीजन्स डेली लाइफ में करप्शन एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ठीक है। एक और राज्य से जुड़ी बात है सनी, हम लोगों ने सुना है शिनजियांग, और शिनजियांग की काफी बातें हो रही है आजकल। तो आप तो गए हैं शिनजियांग में, आप शहरों में गए हैं वहां पे, तो आपका क्या इम्प्रेशन रहा था वहां का? मेरा इम्प्रेशन ये है कि शिनजियांग से खूबसूरत चाइना में कोई जगह नहीं है अगर आपको 10 से 15 सिक्योरिटी चेक से कोई परेशानी ना हो। अच्छा, 10 से 15 हर दिन के? हर दिन के 10 से 15। अरे बाप। एज अ फॉरेनर 10 के 15, मतलब हर शहर के एंट्री और एग्जिट पे सिक्योरिटी चेक। इसमें वो पासपोर्ट चेक करेंगे और लगेज तक खोल के देखेंगे आपका। ऐसे हम शिनजियांग में उरुमची में लैंड किया, तो पहले उरुमची जब होटल में गए, तो होटल में जब चेक इन करेंगे तो वहाँ 2 चेक इन होते हैं। एक तो होटल का चेक इन, फिर होटल लोकल पुलिस स्टेशन को फोन करेगा, हाँ भाई एक फॉरेनर आए यहाँ पे, तो इनका आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लीजिए आके। अच्छा। उसके बाद वो अगले दिन फिर आएंगे जब हम चेकआउट कर रहे होंगे, देखने के लिए कि हमने चेकआउट किया कि नहीं किया। अरे ओके। उसके बाद शहर से निकले, उरुमची की जो लिमिट है उसको जब एग्जिट करेंगे तो एक सिक्योरिटी चेक, जब कोई और शहर को एंटर करेंगे तो एक और सिक्योरिटी चेक। मोस्टली वो ये पूछते हैं भाई आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने शिनजियांग में फॉरेनर्स हॉलिडे करने कम जाते हैं, तो उन्हें पूछेंगे आप भाई कर क्या रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्यों आए हो यहाँ पे। अगर हम कहते हैं आई एम जस्ट अ टूरिस्ट, तो इट्स ऑल राइट।
मेरे पास, क्योंकि मेरे पास वर्किंग वीजा है यहाँ पे, तो वो ये समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये जर्नलिस्ट नहीं है, जो भी है ये, ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट। उसके बाद कोई परेशानी तो नहीं। उनको ये डर है कि कुछ बाहर ना आ जाए खबर जो नहीं चाहते, तो वो कंट्रोल करना चाहता है। आप तिब्बत में भी गए हैं क्या? तिब्बत के परमिट के लिए अप्लाई किया हमने 2 बार, लेकिन वो मिला नहीं दोनों बार। अच्छा, तो आपको शिनजियांग के भी परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ा था? नहीं नहीं, शिनजियांग में मूवमेंट उतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं जितना तिब्बत में है। अच्छा, ओके। शिनजियांग में हम लोग सिक्योरिटी चेक हैं, लेकिन हम आज शाम को प्लेन में चढ़ के उरुमची जा सकते हैं। तिब्बत के लिए परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, जो कि मिलना मुश्किल है लग रहा है। जो आप चाइना के बाहर अप्लाई नहीं कर सकते, चाइना के अंदर आके ही करना है अप्लाई। और वो इंडिविजुअल टूरिस्ट नहीं जा सकते, पहले तिब्बत में कोई टूर गाइड ढूंढे, उसकी भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है उस परमिट के लिए। उस तिब्बत में आप ऐसे टूरिस्ट नहीं जा सकते, जैसे शिनजियांग में आप ऐसे भी जा सकते हैं अकेले, बिना किसी टूर गाइड के। तिब्बत में आप ऐसे नहीं जा सकते। तो शिनजियांग में जैसे हम गए, हमने एक कार रेंट करी थी। सिटीज तो हमने अवॉइड करे काशगर छोड़ के, लेकिन पूरे शिनजियांग में ड्राइव किया। कजाकिस्तान बॉर्डर तक गए थे, ऊपर एक्सट्रीम नॉर्थ में। तो जो नॉर्दर्न शिनजियांग है उसमें सिक्योरिटी चेक्स उतने नहीं है, क्योंकि दे आर मेनली एथनिक कजाक। मतलब दे आर वो उतनी जो उइघुर नहीं है, उतनी उइघुर पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे, वो मेनली एथनिक कजाक है। सदर्न शिनजियांग जो है वहां पे सिक्योरिटी चेक तो मतलब जैसे काशगर राजगर में तो सुपरमार्केट में जाने के लिए भी मेटल डिटेक्टर चेक्स हैं, और जो उनके जो पब्लिक स्क्वायर्स हैं और नाइट मार्केट है उनमें भी सिक्योरिटी चेक है। चाकू खरीदने के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो एक और बात बताइए सनी, अब जब डोकलाम वाला इंसिडेंट हुआ था तब तो आप चाइना में ही थे, तो क्या कवरेज रहा था डोकलाम का? और जनरली मतलब मैंने सुना है कि 1962 के वॉर के बारे में तो चाइना में बात भी नहीं होती कभी, लोग समझते में नहीं है जो, और वहां का इम्प्रेशन भारत में एकदम विपरीत है, क्योंकि 1962 वॉर काफी बार बातें होती है जब भी हम लोग चाइना की बात करते हैं। तो इन जनरल भारत को कैसे देखा जाता है आज की दिनांक में चाइना में? ऐसा तो हमने पहले भी कहा था आपसे कि इंडियंस के बारे में चाइनीज के बड़े स्टीरियोटाइपिकल व्यूज हैं। वो सारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स हैं। हाँ, भारतीय राज्य के बारे में क्या है? तो हमने काफी कुरेद की बात करने की कोशिश करी कि भाई आप सोचते क्या हैं। मेरा कंक्लूजन तो ये था कि जितना मतलब मेमोरी में स्पेस जितना अमेरिका ऑक्यूपाई करता है उतना इंडिया नहीं करता। बिल्कुल। इंडियंस के बारे में अब हम ये नहीं कह सकते कि इनके बड़े पॉजिटिव व्यूज हैं, हम ये नहीं कह सकते इनके बड़े नेगेटिव व्यूज हैं। कि एक छोटी पॉपुलेशन छोड़ दें जो काफी इंडियन कल्चर में इंटरेस्टेड हैं, नॉर्मल लोगों के ये कहना गलत नहीं होगा कि व्यूज ही नहीं है। हाँ, जहन में आती ही नहीं है वो बात, तो जहन में आती ही नहीं है बात। वो उनको हाँ भाई हम मिल गए, आई एम एन इंडियन, थोड़ी बहुत बात कर ली, क्या सही है भाई, इंडिया अच्छा है कि चाइना बेटर है, मेरे लिए आप कैंसर की दवा ला सकते हैं इंडिया से कि नहीं ला सकते हैं, खत्म, दैट्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। अच्छा। पर तो डोकलाम में जब हुआ था जो थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन हुआ था, उसके बारे में आपने क्या पढ़ा था चाइना की न्यूज कवरेज? अभी स्टेट मीडिया में तो उसका कवरेज रेगुलर था, डेली का। अब ये बात हुई, अब वो बात हुई। एक इंडियन जनरल, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा चिल्लाते हैं टीवी पे, क्या नाम है उनका? बख्शी। यस, जीडी बख्शी। हाँ। अच्छा। वो किसी तरह सीसीटीवी पे आ गए थे। अरे बाप रे। और उन्होंने जो स्टेट टेलीविजन है, स्टेट मीडिया का, उन्होंने टेलीविजन पे बहुत चिल्लाया। और वो काफी एक कॉमिकल कैरेक्टर बन गए कि हाँ भाई दिस इज टिपिकल ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स टू द डोकलाम क्राइसिस। लोग हंसते थे वो वीडियो देख देख के, काफी वायरल हो गया वो चाइनीज इंटरनेट पे, शायद आप ढूंढ सकते हैं सीसीटीवी का। अच्छा। हमें कोई आइडिया नहीं सीसीटीवी पे कैसे आ गया, ऑलमोस्ट एज इफ अर्नब गोस्वामी गॉट टू सीसीटीवी। अच्छा। यहाँ चाइना में पॉलिटिकल डिस्कशंस काफी म्यूटेड होते हैं, मतलब काफी म्यूटेड, काफी डेकोरम वाले। तो बड़ा लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी भाई, ये एक इंडियन कमेंटेटर है जो ही शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो स्टेट मीडिया में रोज आता था कि हाँ भाई चाइना को अपने इंटरेस्ट बचाने हैं, और इंडिया का क्या मतलब है, भूटान और चाइना के रिलेशंस हैं। एक बार स्टेट मीडिया में ये खबर आ गई कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, और गवर्नमेंट ने जो है वो काफी यूनिट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफर किया है उस एरिया में किसी इम्पेंडिंग क्राइसिस को लेके। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि दिस इज ऑल लिमिटेड टू द स्टेट मीडिया। हमें ये जरा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि एज अ पर्सन
कोई भी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं आ रही कि हाँ भाई एज एन इंडियन मेरा यहाँ रहना अनसेफ हो रहा है, नॉट एट ऑल। हमने लोगों से बात करने की कोशिश करी कि हाँ भाई आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में, उनका कहना था कि नथिंग, सोचते ही नहीं इसके बारे में, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं चलते रहते, छोटे सी बात है। हाँ, बहुत छोटी सी बात है। मतलब ये विपरीत है। अगर जापान के बारे में वो लोग बात करेंगे तो शायद थोड़ा और उत्तेजित होंगे, क्योंकि जापान और चाइना के बीच में काफी एक अनबन सी बनी रहती है। पर शायद भारत के तौर पे वो सोचते नहीं है कि इतनी बड़ी बात है ये। वो तो है। मतलब एक हद तक एंटी जापान फीलिंग जो है वो स्टेट मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन काफी हद तक वो नेचुरल भी हैं। बहुत से लोग हैं जो मतलब जो उस एरा को याद करते हैं। मतलब जैसे हम लोग इंडिया में नहीं है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के वॉर्स हैं तो हम लोग दादी दादा से उसकी कहानियां सुनते हैं कि हाँ भाई 72 में वॉर छिड़ा था, एंड वो हम लोगों के जहन में इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहानियां सुनी है उसकी। यहाँ जापान को लेके वो स्टोरी है कि उन्होंने, अभी भी लोग जिंदा हैं जिन्होंने वो टाइम देखा है, उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उसकी कहानियां सुनी है। दैट इज समहाउ नेचुरल। वो मालूम भी पड़ता है, लोग डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अगर उसके बारे में बात कर रहे हो तो। लेकिन और किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेके कोई नहीं है। रशिया के साथ कोई डिस्प्यूट था कभी भी, उसको तो लोग याद भी नहीं करते हैं, कभी था ही नहीं। अच्छा, वो जो साइनो सोवियत जो डिस्प्यूट था उसके बारे में कोई मेमोरी नहीं है उसकी तो बहुत ही कम मेमोरी है। एकेडमिया और स्कॉलरशिप में मेमोरी रह गई है उसकी। अब तो पिछले 5 साल से तो रशिया एंड चाइना आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एटलीस्ट पिछले 5 साल से। ये जो इनके ये डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी, ताइवान, जापान, ये अभी भी अगर स्टेट मीडिया कुछ करे भी ना तब भी काफी इमोशनल रिस्पांस आ सकता है लोगों से। मेरे गहरी दोस्तों से भी आ सकता है, मेरी जिनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, जिनको हम चाइना आने के कुछ हफ्ते बाद से जानते हैं, हाईली एजुकेटेड, हाईली वेल ट्रैवल्ड, उन लोगों से भी बड़ा पेट्रियोटिक रिस्पांस आ सकता है इस टॉपिक्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और स्टेट के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी हमारे पिछले एपिसोड में। अब मैं मार्केट्स की ओर आना चाहता हूँ और आपसे कुछ 1-2 सवाल उस पर पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि जैसे अब समृद्धि आ गई, और आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आपने थोड़ा पढ़ा होगा इन सब के बारे में, कि अब जितनी समृद्धि आई है चाइना में 1978 रिफॉर्म्स के बाद में, तो आपको ऐसा लगता है कि जो नया जनरेशन है वहां पे वो ये समृद्धि को they have taken it for granted कि हाँ हम तो हो ही गए हैं समृद्ध, अब हमें और कुछ चीजें देखनी चाहिए। जैसे भारत में भी एक वो चीज देखने मिलती है कि कई बार हम लोग भूल चुके हैं कि कैसा टाइम था 91 के पहले, कितनी किल्लत थी हर चीज के बारे में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को देखने का क्या नजरिया है चाइना में, आपने क्या ऑब्जर्वेशन रहे उस बारे में? जो 90s की जनरेशन है ना, जिनकी पैदाइश 90s की, 90 जैसे मेरी 90, ये इनको अभी भी याद है पॉवर्टी। जैसे मेरे दोस्त इनके साथ कॉलेज में पढ़े थे, उनको अभी भी याद है कि हाँ भाई 1995 जब तक प्राइस कंट्रोल्स थे 95-96 तक, तो उनके लिए जैसे अच्छा मीट जो है वो एक डेलिकेसी थी। हफ्ते में एक बार, या कहिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो उस टाइम पे उनको काफी मीट की डिशेस बन रही हो, लेकिन मीट वाज, अभी भी लोगों को याद है वो टाइम जब उन्होंने मीट जो है वो एक बार खाते थे हफ्ते में, या कहिए महीने में एक बार। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पैदा हुए 2000-2001 में, जिनके जहन में 2005 के बाद की बातें हैं, ये जिनके जहन में, जिनको जो चाइना याद है वो 2008 ओलंपिक्स के बाद का याद है, इनके बीच में जनरेशनल डिवाइड बहुत बड़ा है। अच्छा, ये वो स्टूडेंट बच्चे जिन्होंने सिर्फ प्रॉस्पेरिटी देखी है। लेकिन जो मेरी जनरेशन है, मेरे जितने दोस्त थे कॉलेज में 91 बॉर्न, 92 बॉर्न, जिनको 96-95 तक की बातें याद है, दे हैव सीन पॉवर्टी। नहीं, जैसे हम लोगों के यहाँ पर आपने देखा ही होगा, अक्सर ये डिबेट होता रहता है कि अरे इकोनॉमिक ग्रोथ गलत टारगेट है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चेस करना चाहिए, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या फिर ग्रोथ नहीं इक्वालिटी की तरफ देखिए। ये सब चीजें अक्सर बातें हमको भारत में सुनने आती है। तो वहां पर आपको ये डिबेट्स अक्सर सुनने ही देते हैं? कॉमन है ये डिबेट कि भाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ये तो डिबेट काफी टाइम से चल रहा है कि भाई ईस्ट और वेस्ट के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत है, शहरों और रूरल एरियाज के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत है। लेकिन ऐसा कोई इकोनॉमिक ग्रोथ के अगेंस्ट कोई रेवोल्यूशन टाइप का नहीं है कि हाँ भाई इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में बुरी चीज है। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर अभी भी लोग ऑब्सेस्ड हैं। लोग अभी भी कहते हैं कि हाँ भाई ग्रोथ शुड टेक प्रायोरिटी काफी चीजों के ऊपर।
ग्रोथ बहुत जरूरी है, जब तक केक बड़ा नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट हैव मोर केक, केक कैन नॉट बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ये मतलब चाइनीज लैंग्वेज और चाइनीज इंटरनेट पे डिस्कशन इकोनॉमिक ग्रोथ का अभी भी बहुत रिच है। ये कोई ऐसा मतलब, और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ भाई हमने गलती कर दी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करके। मेरे कई दोस्तों का मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अभी प्रेसिडेंट शी पावर में आने के बाद जो इन्होंने थोड़ा वेस्टर्न सभ्यता के विरुद्ध जो थोड़ा सा भी मूवमेंट शुरू किया है, वो किया इसलिए है कि इन्होंने अब जाके रियलाइज किया कि कितना दर्जे तक वो कल्चर पेनिट्रेट कर चुका है चाइना को, रहन सहन में, लाइफस्टाइल में और हर चीज में, और थॉट और आइडियोलॉजी में भी। मतलब यहाँ डाइवर्जेंस एंड आइडियोलॉजी बड़ा जबरदस्त है, उतना मालूम नहीं होता है क्योंकि मतलब स्टेट मीट और इंटरनेट इज सैनिटाइज्ड, एनी कंपीटिंग आइडियोलॉजी सैनिटाइज अगर वो बहुत बड़ी हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन बायस्ड हो क्योंकि हम एक ही तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस बहुत वेरीड है। और इंडिया में भी ऐसा ही है, इंडियंस आर वेरी आर्गुमेंटेटिव पीपल। अमर्त्य सेन की तो किताब ही थी आर्गुमेंटेटिव इंडियन। चाइनीज आर ऑल्सो इक्वली आर्गुमेंटेटिव मेरे ऑब्जर्वेशन में। पर हर कल्चर में कुछ ऐसी चीजें होती है सनी जो थोड़ी फॉरबिडन होती है, मतलब इन चीजों पे आप डिस्कस नहीं कर सकते। तो जैसे कई बार धर्म के बारे में भी नहीं डिस्कशन होता इंडिया में, तो ऐसा आपने कुछ फॉरबिडन टॉपिक्स हैं जो आप सोचेंगे 10 बार किसी चाइनीज से इस बारे में बात करने की? काफी हम केयरफुल रहेंगे किसी भी चाइनीज से बात करने में। अच्छा। कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में वो इसलिए नहीं कि उसको कुछ मालूम नहीं होगा, या इसलिए नहीं है कि मतलब उनको बुरा लगेगा, वो इसलिए है कि काफी चाइनीज का अभी भी ये इंप्रेशन है कि अगर आप फॉरेनर है तो आप नुआंस डिस्कशन नहीं कर सकते। अच्छा। आप मतलब प्रोग्राम्ड हैं टू बी एंटी चाइना, काफी इनका अभी भी ये इंप्रेशन है थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स को लेके। और ये भी हो सकता है कल्चरल रेवोल्यूशन से तो काफी फैमिलियों को मतलब बहुत ही उन पर डेंजरस असर पड़ा था, तो वो भी एक मेमोरी में होगा और इसीलिए लोग नहीं बात करना चाहते होंगे। अब बड़ा क्लियर मेमोरी में है, मतलब मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स वर किल्ड इन द कल्चरल रेवोल्यूशन, जो बेजिंग रेलवे स्टेशन के पीछे एक सेमेटरी से कह लीजिए वहां पे। एंड बहुत से कुछ मेरे जिनके साथ हम कॉलेज में पढ़ते थे, जिनसे साथ मेरी दोस्ती थोड़ी सी अच्छी थी, जिनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं ये सब, उनके पेरेंट्स डायरेक्टली अफेक्टेड, उनके ग्रैंड पेरेंट्स डायरेक्टली अफेक्टेड। 5-6 साल का गैप हो गया एजुकेशन का उसके फादर का बिकॉज ऑफ दिस। तो वो मेमोरीज इतनी रियल हैं कि अभी भी काफी ट्रॉमेटिक मेमोरी है वो, काफी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स होता है बहुत से चाइनीज लोगों का उसके बारे में। अब वो ऐसा नहीं कि वो ब्रेन वॉश्ड हैं या वो कुछ जानते नहीं है या वो सच में समझते नहीं है, उनकी मेमोरीज काफी क्लियर हैं, लेकिन एक उनका कोप करने का तरीका है कि उसके ऊपर ओपन डिस्कशन नहीं है। पर वो शायद आपसे नहीं करते होंगे डिस्कशन, पर बिल्कुल शायद एक दूसरे से करते होंगे। बिल्कुल बड़े किसी भी अपने, एक तो ये है कि कितनी भी मेरे चाइनीज की लैंग्वेज अच्छी हो जाए, उस लेवल पे आने में काफी टाइम लगेगा कि हम बड़े एक लिटरेरी तौर पे बड़ी क्रिप्टिक लैंग्वेज में इनसे बात कर पाए इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में। बिल्कुल। मेरी चाइनीज मतलब अगर हिंदी में कहें तो अभी भी काफी मुंहफट होगी, उतनी पॉलिश नहीं होगी। तो ये 100% हम श्योर हैं कि ये इनके प्राइवेट डिस्कशंस अभी भी होते होंगे, लेकिन हमसे कहीं ये हेजिटेंट हो, किसी भी फॉरेनर से हेजिटेंट हो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सनी मैं जानना चाहता था, अब हम लोगों के भारत में भी जैसे ऑनलाइन एप्स कितने कॉमन हैं, जोमेटो से लेकर हम बात करते हैं डंजो और ये सब चीजों की, तो ये सब चीजों का तो पहले शुरुआत चाइना में भी हुई थी, काफी ऑनलाइन एप्स। तो ये छोटे शहरों में भी आपका यही एक्सपीरियंस रहा है, काफी पॉपुलर है ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम और इसने चेंज कर दिया है मार्केट को वहां पर? 100%। हम शिनजियांग में रिमोट एरियाज में भी ट्रैवल कर लिया 10 दिन विदाउट यूजिंग अ पेनी ऑफ कैश। अच्छा। और यहाँ बड़े शहरों में सिर्फ मेरा कैश का यूज आखिरी बार होता 2016 में। अच्छा। और वो मैं याद है अच्छे से उसके बाद 3 साल से आपने कैश ही नहीं यूज किया? और ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब हाँ कैश रखते हैं 100 RMB जेब में, कभी कभार जरूरत पड़ जाए, फोन में बैटरी खत्म हो जाए,
लेकिन आप बीजिंग, शांघाई, किसी भी बड़े शहर में, किसी भी छोटे शहर में इवन आराम से रह सकते हैं विदाउट यूजिंग कैश। और ये हमने अब जब आए थे तब पहली बार एक्सपीरियंस किया था कि इंडिया में भी काफी कन्वीनियंट हो गया बिना कैश के रहना, एटलीस्ट दिल्ली में। हाँ, कि मतलब गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करना आसान हो गया, वो कुछ नेफ्ट एफ्ट का झंझट नहीं, 24 घंटे पहले नॉमिनी आप वो। हाँ, यूपीआई ने काफी बदल दिया है यहाँ पर। हाँ, तो यूपीआई ने काफी, जैसा चेंज एली पे और वीचैट लाया था चाइना में 2015 में, ऐसा चेंज यूपीआई दिख रहा है इंडिया में ला रहा है, एटलीस्ट दिल्ली में तो ऐसा था। हाँ, वो तो ठीक। और वहां पर एक ये सुपर एप्स का भी एक प्रचलन है ना, जो वी चैट जैसे, एक ही ऐप में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, तो वह भी अभी भी चल रहा होगा। और मुझे याद है हम जब बात कर रहे थे तो आपने मुझे इंस्टिंक्टिवली वी चैट आईडी पूछ लिया मेरा, क्योंकि शायद इतना कॉमन है, लोग अपने कार्ड एक्सचेंज करने की बजाय वी चैट आईडी एक्सचेंज करते हैं, लगता है। मेरा जो विजिटिंग कार्ड है उसमें से मेरा नाम है और वी चैट का QR कोड है। अच्छा। और कुछ नहीं है। अच्छा, समझ गए। वीचैट आईडी आपका इसलिए मांगा था कि हमने ये तो एज्यूम करके रखा है कि अगर कोई भी बंदा चाइना में इंटरेस्टेड है या वो एक भी चाइनीज बंदे को जानता है तो उसके पास वीचैट होगा। हाँ, मैं वीचैट के लिए इनवाइट देना पड़ता है ना, जो कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है अभी तक। अच्छा, ऐसा है कि वीचैट में इनवाइट करना पड़ता है? हाँ। इसका हमें अंदाजा नहीं था कि आपको, मतलब अगर वीचैट यूज करना तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं अभी इसके बाद इनवाइट आपको। हाँ। तो एक फायदा हो गया इस पुलियाबाजी का। तो खैर, तो ये तो बहुत दिलचस्प बात थी सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और हम हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजा आएगा ये सुन के, चाइना का थोड़ा ऑन द ग्राउंड नजरिया जान के। और जैसे एलेक्सी डी टोक्विल ने अमेरिका को बताया था, आपने थोड़ा बहुत चाइना को बताया हमारे लिसनर्स के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना को लांग कर करने वाली हमारी पहली पुलियाबाजी थी, तो शुक्रिया सनी। हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। फ्यूचर में पुलियाबाजी ना .2, आई एम रेडी। बिल्कुल, थैंक यू सनी। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे पॉडकास्ट लगते हैं, नाम है फुटबॉल शुटबॉल। Presenting Football Shortball, a show about three friends discussing our favorite game over a beer, sometimes 3, maybe even 5. Hi, I'm Shiva, and with me are my two sidekicks, Gaurav Sapre and Karthik Iyer. Sidekick? You mean like Batman's Robin or Van Persie Robin? No, I mean like Alexis Sanchez, but with a little more skill than just playing the piano. Ha, just shows how the best players at Arsenal are mere bench warmers at United. Oh, thank you, Iyer. But you're a Fulham supporter, so whenever you say anything to support me, I question my beliefs. Just like how Griezmann would say, एक बार मैंने जो decision ले लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। Banter aside, we will talk match reports, transfer rumors, top controversies, fantasy football picks and so much more. So grab a beer and tune in to Football Shootball every Wednesday on the IVM Podcast app, website or wherever you get your podcasts. Do you wish you were smarter? Well, so do we. But the next best thing? We could make you sound smarter. And to help you with this endeavor, we are Simplified, a podcast that attempts to break down the complex world around you with a little knowledge, a lot of poor jokes, and a ton of random trivia. Episodes out every Monday on the IVM Podcast app or wherever you get your podcasts. See ya!